मैंने मुझे कर तो दिया। यहाँ शो नहीं हो रहा कि कितने लोग हैं देख रहे हैं। अस्सलाम अच्छा 2 वालेकुम। बज गए। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका? ठीक है? आपको गुड मॉर्निंग, और पाकिस्तान में जो दोस्त देख रहे हैं उनको गुड आफ्टरनून। मुझे पता नहीं आप लोग क्या कहेंगे रात के 2 बजे। अच्छा जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। असबर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन के बाद और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, जो आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स को शुरू किया इंग्लैंड के अंदर? तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले अहमद सुएब आ गया सबसे पहले हमारे पास कमेंट्स में। तो अच्छा, मैं सबसे पहले अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमने आज सिलसिला शुरू किया है, ये सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के लिए जो है, कोई यूके और कनाडा के लिए ही कोई 5-6 वेबिनार्स होंगे मुख्तलिफ। क्योंकि जब हमने इसको स्टार्ट किया तो इसमें बहुत सारी डिमांड आई हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने एचसीपीसी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूछा है, कुछ लोगों ने कनाडा का जो पीईसी एग्ज़ाम है, फिजियोथेरेपी कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम, उसके बारे में पूछा है, उसका प्रोसीजर पूछा है। और इसमें बहुत सारी तादाद स्टूडेंट्स की वो है जो स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रही है। तो अभी क्योंकि हम लोग जनवरी चल रहा है, तो जनवरी के अंदर ज़्यादातर मार्च इनटेक और मई इनटेक और सितंबर इनटेक का बहुत ज़्यादा यानी डिमांड होती है। तो मैं चाह रहा था कि पहले स्टेप पे हम सिर्फ उन चीज़ों को फोकस करें जो एडमिशन से रिलेटेड हैं। और उसमें भी मेरा नहीं ख्याल कि हम आज दोनों कंट्रीज़ को, यूके को और कनाडा को कवर करेंगे। एक को आज कवर करते हैं, उसके लिए हमारे होस्ट असबर होंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें असबर होस्ट बन जाएगा और मैं गेस्ट बन जाऊँगा। होस्ट और गेस्ट का मतलब ये है कि मैं यहाँ से कमेंट्स पढ़ता रहूँगा और क्वेश्चन करूँगा जो जनरल पब्लिक के क्वेश्चंस हैं। तो दूसरे सेशन में असबर करेगा। फिर इसी तरह जब हम नेक्स्ट करेंगे एचसीपीसी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कर लेंगे, उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन और पेपर डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरे स्टेप्स बता दिए जाएंगे। इसी तरह फिजियोथेरेपी कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम का जब सिलसिला होगा तो हम कनाडा से किसी और फिजियोथेरेपिस्ट को, जो हमारे एक्सपर्ट हैं इस मामले में, और कौन इसमें असल में फिजियोथेरेपी कनाडा के हवाले से थोड़ी सी डेफिशिएंसीज आती हैं क्रेडिट आवर्स के हवाले से, क्लिनिकल आवर के हवाले से स्टूडेंट्स को। तो उसकी डेफिशिएंसी के जो एक्सपर्ट हैं हम उनको बुला लेंगे साथ, मैं और असबर होंगे, और तीसरा हम किसी और को बुला लेंगे। और फिर हम इंशाल्लाह, ये हमने अब एक डिसीजन लेके चले हैं कि हम दोनों को, एक दफ़ा हम फ़ोन पे बात कर रहे थे तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जूनियर जो हैं, वो अपने करियर के हवाले से क्वेश्चन पूछ रहे थे, असबर को भी, मुझे भी। तो हमने कहा क्यों ना एक जॉइंट सेमिनार किया जाए। और इसमें फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे सोचा है कि इसको मैं अमेरिका को, यूएसए को और ऑस्ट्रेलिया को भी हम लेंगे, वहाँ से भी एक्सपर्ट लेंगे और वहाँ से भी गाइड करेंगे। और इसके बाद यूरोप, उसके बाद जो है हमारी जो प्रवास होगी वो यूरोप की तरफ चलेगी इंशाल्लाह। काफ़ी सारे लोगों के सलाम आ रहे हैं और कुछ ने लिखा हुआ है कि प्लीज़ सेशन को रिकॉर्ड करें। तो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे और इसको हम अपने पेज पे डाल देंगे। तो जी असबर, आप बताएं कि आपने यूके को एज अ फिजियोथेरेपिस्ट के हवाले से फ्यूचर के लिहाज से कैसा पाया अभी तक, और आपका यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बाद हम फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम उम्मीद है सारे लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, मैं क्योंकि जब मैं यहाँ पे पाकिस्तान से ग्रेजुएट हुआ था उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जॉब कर रहा था। वहीं से फिर मैंने एमफिल भी किया। तो जब यूके का मेरा प्लान बना तो उस टाइम एक जहन में मेरे एक बात थी कि जो मैं ये डिग्री कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑब्वियसली मूव करना चाहता हूँ। और मेरे जहन में पर्टिकुलरली ये था कि डिग्री करेंगे तो उससे ज़रा एक, जिसको कहते हैं कि टैग लग जाता है आपके ऊपर के यूके की डिग्री है। और
अ, आप इसका सिर्फ़ मुझे एक फ़ायदा यही होगा सिंपली कि मैं जो हूँ वो अब यहाँ पे जॉब लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा या फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी मेरी जॉब लेने की। तो लेकिन ये है कि मतलब जो चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो ये थी कि कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। तो इस मामले में मैं यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम को मतलब मेरे लिए एंटायरली डिफरेंट एस्पेक्ट था एक सिस्टम का कि वाक़ई ही हालाँकि 1 साल की एक्सेलरेटेड डिग्री होती है यूजुअली, तो उस एक्सेलरेटेड डिग्री के अंदर जल्दी-जल्दी से ये सारा कुछ करवा रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी क्रिटिकल जो स्किल्स हैं वो पर्टिकुलरली आपके प्रोफ़ेशनली जब आप क्लिनिकली काम करना शुरू करते हैं, तो रिफ्लेक्शन एक होती है आपकी। तो रिफ्लेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा ये लोग फ़ोकस करते हैं। तो ओवरऑल जो है वो बड़ा एक मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक यूके आने का टूल नहीं है डिग्री। आप एक्चुअली प्रोफ़ेशनली जो है वो ग्रो करते हैं एक यहाँ पे अपनी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के प्रोसेस में ऑल्दो कि मैंने पाकिस्तान से भी पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी। हुँ। अच्छा, तो आप सबसे पहले हमने जो कंटेंट रखा था वो सिलेक्शंस ऑफ यानी डिग्री को सिलेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले डिग्री का टाइटल ऑफ द डिग्री कौन सी करनी चाहिए और यानी कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। फिर कोर्स सेलेक्ट करने के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक प्योर फिजियोथेरेपी से रिलेटेड सब स्पेशलिटीज़ हैं, एक ऐसी तमाम हेल्थ केयर की डिग्रीज़ जिसमें बेसिक क्वालिफ़िकेशन 4 ईयर डिग्री कोई भी बैचलर डिग्री होती है, ठीक है? तो इसके हवाले से हम बात शुरू करते हैं, तो सबसे पहले ये बताएँ कि यूके के अंदर कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं स्टूडेंट को बताएँ कि जिसमें फिज़ियोथेरेपी और फिज़ियोथेरेपी से प्योरली रिलेटेड डिग्रियाँ कौन-कौन सी होती हैं? सर आपके क्वेश्चन का आंसर करने से पहले ना एक चीज़ पहले मैं और डिस्कस करना चाहूँगा जो कि बहुत जी, ज़्यादा जी। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन लोगों का होता है कि कौन-सी डिग्री की जाए, कौन-सा स्पेशलिटी की जाए। आमतौर पे लोगों का इंटरेस्ट होता है स्पोर्ट्स के अंदर कि हमने स्पोर्ट्स मेडिसिन की डिग्री करनी है और फिर एट द एंड ऑफ द डे मेरे साथ जो उनकी डिस्कशन होती है वो ये होती है कि पहली बात तो ये है कि अगर आप एक करियर चॉइस जो है वो एक चॉइस लेने जा रहे हैं अपने करियर के बारे में, तो क्या आपने उस फ़ील्ड में रिलेटिवली पहले पाकिस्तान में काम किया है या किसी और जगह पे काम किया है? और क्या वो आपको पसंद है? अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट समझने वाली बात ये है कि आप अपनी एक स्पेशलाइज़ेशन एक अपनी नीश चूज़ कर रहे हैं ना, अपने करियर के अंदर जैसे-जैसे आप डेवलपमेंट करियर की कर रहे हैं, तो वो होता ये है कि बेसिकली तो आपकी जो जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, जो डीपीटी आपने पाकिस्तान से की है, आप बेसिकली एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं। तो फिज़ियोथेरेपिस्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम फिज़ियोथेरेपी की फ़ील्ड में ही जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप उसको चेंज करके से फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक हेल्थ की तरफ जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हैं या किसी बेसिक साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे लोग फिजियोलॉजी, एनाटॉमी वगैरह के अंदर करते हुँ। हैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन। तो उसमें फिर एक चीज़ तो ये ज़हन में रखें कि जो आपकी अंडरग्रेड डिग्री है, डीपीटी फिजियोथेरेपी वो आपके पास ऑलवेज़ वो एक ऑप्शन है। तो जब आप यूके में आते हैं तो एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट आप जॉब कर ही सकते हैं, नो मैटर कि आप जो भी आगे एमएससी करें। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छा, वो बहुत गलत है कि इसमें थोड़ा-सा आपको रोकूँगा। इस मामले में यूके जो है वो चारों जो इंग्लिश स्पीकिंग पाँचों कंट्रीज़ हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं दुनिया में 70 टू 80% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड और इनमें सिर्फ़ इंग्लैंड ही की ये खूबसूरती है कि यहाँ पे बगैर लाइसेंस के फिज़ियोथेरेपिस्ट काम कर सकता है। Otherwise, Canada, it's too much difficult. Australia, too much difficult. America, less difficult. New Zealand, too much difficult. तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चलिए वहाँ कंटिन्यू करिएगा आप। जी सर। तो उसमें ये है कि जो बेसिक आपकी क्वालिफ़िकेशन है फिज़ियोथेरेपिस्ट वाली वो तो आपके पास है ही है, वो तो आप जॉब कर ही सकते हैं। तो जो आप एडिशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे नई गेन करेंगे,
तो वो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगी, ठीक है? अगर आप स्पोर्ट्स मेडिसिन में कर रहे हैं, तो वो स्पोर्ट्स मेडिसिन की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि कुछ फ़ील्ड्स हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो रिलेटिव इम्पोर्टेंस इस चीज़ की बहुत ज़रूरी है। तो जो बेसिक नोमेनक्लेचर है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है यहाँ पे, वो एक तो ये कि एडवांसिंग फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड नोमेनक्लेचर है डिग्री के लिए, ठीक है? अब एडवांसिंग के अंदर प्राइमरीली यहाँ तो ये होता है कि एडवांसिंग न्यूरो और मस्कुलोस्केलेटल दोनों कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं डिग्री के अंदर, कोर्स कंटेंट के अंदर। तो यहाँ फिर ये होता है कि न्यूरो या मस्कुलोस्केलेटल में से कोई एक स्पेशलाइजेशन आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और तीसरी जैसे जो मैंने कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी से डिग्री की थी, उसमें ये था कि न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल और कार्डियो रेस्पिरेटरी ये तीनों कंपोनेंट जो तीनों का थे वो कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन में उसमें था। तो उसके एट द एंड ऑफ द डे आपका जब आप जॉब के लिए उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपकी ये वाली डिग्री और आपकी अपनी जो करियर के बारे में एक डायरेक्शन आप लेना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मस्कुलोस्केलेटल में ही काम करूं, तो ऑब्वियसली फिर वो आपका पिछला एक्सपीरियंस, अगर आप उसी स्पेसिफिकेशंस की डिग्री चूज करते हैं, फिर उसके बाद उसी स्पेसिफिक्स के जॉब अप्लाई करते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप उस तरफ अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई कि डिग्री के अंदर तीनों सेगमेंट आ गए। तो इसमें आपकी डिग्री का टाइटल क्या था? सर इसका टाइटल था एमएससी एडवांसिंग फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस। एडवांसिंग फिजियोथेरेपी, ठीक हो गया। अब हमने अगर फिजियोथेरेपी के हवाले से बात समराइज़ करते हैं इस चीज़ को कि हमने जो एजुकेशन लेवल पे बात की यूके की, तो हमने जो पहला सेगमेंट कहा कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हम कह लेते हैं फिजियोथेरेपी एडवांस फिजियोथेरेपी आ गया। फिर मस्कुलोस्केलेटल में भी हो रहा है, न्यूरो में भी हो रहा है, कार्डियो में भी हो रहा है। ये चीज़ हो गई। अब बताइएगा कुछ डिग्रीज़, वो डिग्रीज़ जो प्योर फिजियोथेरेपी से हट के डिफरेंट डिग्रीज़ हैं। कुछ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कई फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे हैं जिसने अभी बेसिक साइंसेज़ में पीएचडी भी कर ली है। मेरी सराउंडिंग्स में ऐसा बंदे भी हैं जिन्होंने फिजियोलॉजी में पीएचडी की हुई है, एनाटॉमी में परस्यू किया है करियर को, बायोमैकेनिक्स में परस्यू किया है। तो क कुछ लोग एक्स्ट्रा जो करना चाह रहे हैं, यानी यूँ कह लें थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपने कहा कि जो दिल करता है, तो वो चीज़ मुझे अब आके यहाँ पे कनाडा में आके बड़ी सूट की है कि हम सुनते होते थे गोरा वो करता है जो उसका दिल करता है, ठीक है ना? तो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग भी वो होना चाहिए जिसमें आपका दिल लग रहा हो, ठीक है ना? तो वो एक मशहूर वो सॉन्ग भी है ना कि आई आई एम ऑन वेकेशन ऑन एवरी डे बिकॉज़ आई लव माय प्रोफेशन। तो उसकी बड़ी समझ आई है कि जब आप अपने प्रोफेशन के साथ जो आप कर रहे हैं, उससे प्यार करते हैं, तो आपका हर दिन जो है वो छुट्टी का दिन है, क्योंकि आप उसको एन्जॉय कर रहे हैं। तो बताइएगा इन डिग्रियों के बारे में। फिर हमने जो सर्च किया था वो हम शेयर करेंगे, स्क्रीन पे शेयर कर देंगे उन डिग्रियों के बारे में। तो एक दफ़ा जी आप सर। पहले ब्रीफ कर दें, फिर हम उनको शेयर करते हैं। सर थोड़ा-सा हटके अगर सिर्फ मेडिकल फील्ड मतलब इससे रिलेटेड देखा जाए डिग्रीज़ को, तो पॉपुलर एक ऑप्शन पब्लिक हेल्थ की है। मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ एमपीएच जिसको कहते हैं, वो बहुत कॉमन है। फिर मैंने जैसे बात किया है, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जो है वो मोस्टली लोग स्पोर्ट्स में काम करते हैं, थोड़ा-सा हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स के साथ काम करते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आप से फॉर एग्जांपल अगर आप करियर परस्यू करना चाहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, तो फिजियोथेरेपिस्ट तो आप ऑलरेडी हैं। तो एक अगर एक एडिशनल अपना एक एस्पेक्ट करियर का ऐड करना चाहते हैं, तो स्पोर्ट्स एंड कंडीशनिंग बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके बाद थोड़ा-सा और हट के निकल जाएँ तो स्पोर्ट्स मेडिसिन है। स्पोर्ट्स मेडिसिन के भी कुछ कोर्सेज़ हैं जो कि यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं। इसी तरह से बेसिक साइंसेज़ में तो ऑब्वियसली आप जा सकते हैं। अगर आपने अपनी अंडरग्रेड के अंदर केमिस्ट्री, फिज़िक्स और ये अ, जिसको कहते हैं बायोलॉजी वगैरह पढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली हमने एनाटॉमी वगैरह सारी पढ़ी होती है। तो थोड़ा-सा ये होता है कि कुछ डिग्रीज़ होती हैं जो कि प्री रजिस्ट्रेशन ऑफ़र करती हैं। मतलब ये है कि आपकी फ़ील्ड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, हुँ, तो लेकिन ये है कि जहाँ साल की आपने एमएससी करनी है, वहाँ 2 साल की हो जाती है। हुँ, लेकिन ये है कि आपकी फ़ील्ड फिर जो है आपके पास ऑप्शन है कि आप एंटायरली चेंज कर सकते हैं अपनी फ़ील्ड।
और उसकी एक बड़ी एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ पे एक डिग्री है जिसको कहते हैं फिजिशियंस एसोसिएट। तो फिजिशियंस एसोसिएट हाँ, जो है इसको वो इसको नॉर्थ अमेरिका में जो है फिजिशियन असिस्टेंट के नाम से, और ये अभी कनाडा में रिसेंटली यानी स्टार्ट हुई है और इसकी काफ़ी डिमांड है और इसकी सैलरीज भी काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे कनाडा में। आपके पास क्या सिलसिला है इसका? सर जो फिजिशियंस एसोसिएट होता है ना, पहले तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि बेसिकली वो जो आपका फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, वो समझे कि उसको हेल्प करने के लिए पोस्ट क्रिएट की गई है। तो ये जो बंदा होता है ये सारे अपना डायग्नोसिस, अपना प्रोग्नोसिस, सारे पेशेंट्स का असेसमेंट वगैरह इंडिपेंडेंटली करता है। हम्म, और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो फिर वो अपने से फॉर एग्जांपल अगर वो जीपी सर्जरी में काम कर रहा है या हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो एक तो ये कि ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, प्रोवाइडिंग के उसने अपनी कॉम्पिटेंसीज पूरी कर ली हैं। प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है, इन्वेस्टिगेशंस कर सकता है, किसी भी पेशेंट मतलब सारे वही काम ऑलमोस्ट करता है जो कि एक फिजिशियन करता है। लेकिन ये है कि अ, वो रिलेटिव कॉम्पिटेंसी के लेवल के ऊपर जो है वो फिजिशियन से हेल्प भी ले सकता है और हम्म, बेसिकली उसको सपोर्ट करने के लिए जो है वो करियर बना है। तो जहाँ तक सैलरीज की बात है तो सैलरी इसकी ऑलमोस्ट 36,000 पाउंड से लेके 45,000 पाउंड्स के दरमियान में स्टार्ट होती है इंग्लैंड के अंदर। तो वो इन कंपैरिजन वो ये है कि अगर आपने एमएससी एडवांसिंग फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस की है और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे बैंड 6 की जॉब ली है, तो वो भी ऑलमोस्ट यही सिमिलर रेंज होती है 32 से लेके 38,000 के दरमियान में। तो सैलरी रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन अगर ये मतलब ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कि थोड़ा-सा अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं। तो एज़ सच एज़ सैलरी इज़ कंसर्न्ड वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका टाइप ऑफ वर्क जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है। अभी इसमें अगर आप देखें तो इन जितने भी डिग्रियां आपने कही हैं, इनमें किस किस बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं? सर ये जो बाकी सारी डिग्रीज़ हैं ना, इसके अंदर वो लोग आपकी इक्विवेलेंसी देखते हैं कि आपकी अंडरग्रेड डिग्री जो है उसमें आपके अगर तो अच्छे मार्क्स हैं अच्छे तरीके से यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन है जिसको कहते हैं अगर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर आपकी अंडरग्रेड डिग्री जो है ना वो 2-1 कंसिडर होती है। 2-1 क्लासिफिकेशन। तो अगर आपके 60% से कम हैं तो वो 2-2 है, 2:2। तो 60% क्या कंसिडर होती है, दोबारा बताइएगा? 2-1 सर, 2:1। ठीक, ठीक है। 2-1 डिग्री उसको कहते हैं। तो मोस्टली लोगों के होते ही हैं हमारे वो हम्म, सरकारी कॉलेजेस से पाकिस्तान से जो लोग ग्रेजुएट होते हैं उनको कभी-कभी मसला होता है, लेकिन मेरा ख़्याल है अब कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है। तो ऑलमोस्ट 60% तो सबके होते ही हैं। अगर आप सेमेस्टर हम्म, सिस्टम में हैं तो इसका मतलब है 3 जीपीए से ऊपर होना चाहिए आपका। तो हम्म, अगर तो आपके पास ये 2-1 डिग्री है, ठीक है? और डीपीटी में पर्टिकुलरली जो लोग फिज़ियोथेरेपी के बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए तो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी भी डिग्री के अंदर एडमिशन लेना कोई मसला है। मैक्सिमम यही होगा कि अगर आप सिग्निफिकेंटली अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपको प्री रजिस्ट्रेशन में एडमिशन लेना पड़ेगा, 2 साल लगाने पड़ेंगे। हम्म, इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख़्याल कि कोई लंबा चौड़ा कोई मसला है। हम्म। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबा नवाज ने क्वेश्चन किया, सर प्लीज डिस्कस अबाउट हाउ टू गेट जॉब इन यूके एज फिजियो, HCPC registration details, without HCPC can't work, question mark, how to get visa, which visa is appropriate, और what job letter, sponsor letter। अच्छा सबा, ये हमने क्योंकि आपने शायद शुरू से मिस कर दिया, HCPC की रजिस्ट्रेशन के हवाले से और वर्क परमिट वगैरह के हवाले से हम नेक्स्ट कर रहे हैं। आज हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेंगे, तो इंशाल्लाह वो आपको बता देंगे। आज भी टाइम अगर हुआ एंड पे तो हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। शाहिद हुसैन का रिलेटिव क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, क्या एमफिल फिजियोलॉजी के स्कोप के बारे में बता दें, ये बताइए जी। सर यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जब जैसे बात होती है इसको जूनियर से सवाल को पाकिस्तान। इस सवाल को इस तरह भी समराइज हम कर सकते हैं, यानी दूसरे एंगल से, कि क्या एमफिल फिजियोलॉजी, एमफिल एनाटमी, एमफिल बायोकेमिस्ट्री या बेसिक साइंसेज में एमफिल करने के बाद इन चीज़ों का स्कोप यूके के अंदर बेहतर है, या जिस तरह पाकिस्तान में इनका कोई स्कोप अभी आज की डेट में होना चाहिए आइडियली,
मेरी नज़र में एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी जितनी अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ा सकता है, कोई और नहीं पढ़ा सकता। ठीक है ना? तो क्या जी इंग्लैंड सर। के बारे में आप बताएँ? अच्छा सर, इसमें ना एक इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि लोग जब मेरे से पूछते हैं ना कि किसी चीज़ का स्कोप है, तो मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भई यहाँ जो तंदूर पे रोटियाँ लगाने वाला है ना, उसका ये बड़ा स्कोप है। नहीं, नहीं उसको भी उसका तो मिनिमम वेज अ, मिल रही है। उस लेकिन अब उस बात एग्ज़ाम्पल में सर उसकी ये है कि अब देखें, अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि अगर आप एमफिल फिज़ियोथेरेपी एमफिल फिज़ियोलॉजी अगर आपने से फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट किया, तो एमफिल फिजियोलॉजी का मतलब ये है कि आप एकेडमिक रूट पे जाना चाहते हैं और एकेडमिक रूट जो है वो पर्टिकुलरली यूरोप में या किसी भी मॉडर्न कंट्री के अंदर आप आएँगे, एकेडमिक रूट कभी भी रिसर्च के बगैर नहीं आता। हुँ, तो अ, सिर्फ़ एमफिल फिजियोलॉजी होना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ़ डिग्री का टैग होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। आपकी कॉम्पिटेंसीज़ जो हैं वो भी उस लेवल की होनी ज़रूरी हैं। अगर आपने एमफिल किया हुआ है, 3-4 पब्लिकेशंस भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपने उस लेवल तक आप पहुँचे हैं। और अगर आपके पास आपका पीछे बैकग्राउंड रिसर्च में है, आप अंडरस्टैंड करते हैं, तो हुँ, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको जो पहली अपॉर्च्युनिटी स्कोप के हवाले से होगी, वो सबसे पहले तो ये होगा कि आप एनरोल करेंगे पीएचडी के अंदर। हुँ, तो उसके बाद फिर आपको टीएशिप मिलेगी, फिर उसके टीएशिप बाद आप मिलेगी। पीएचडी कंप्लीट करेंगे तो आप लेक्चरर लगेंगे, क्योंकि ये वो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है कि आपने पीएचडी कर ली तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए, तो यहाँ जब पीएचडी हाँ, करते हैं तो आप लेक्चरर लगते हैं, ठीक बिल्कुल है? ऐसे ही है। उसके बाद आप अपनी फील्ड के अंदर काम करते हैं, उसको अपनी कॉम्पिटेंसीज़ को इम्प्रूव करते हैं, पब्लिकेशंस करते हैं, पीयर्स के अंदर आपका एक जो है वो नेटवर्क बनता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता जाके फिर आपको जो है वो यूनिवर्सिटी फिर के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ फिर निकलती हैं। फिर फिर अब आपने सर नेटिव्स को पढ़ाना है। हुँ, नेटिव्स को स पढ़ाना है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उस लेवल की होनी चाहिए। तो सर उसमें ये है कि अगर आप समझते हैं कि आप एकेडमिक्स को एज़ अ करियर चूज़ करना चाहते हैं, तो हुँ, एकेडमिक्स का मतलब फिर प्योरली एकेडमिक्स है। वो उसमें होता इस तरह से है कि फिर आप 100% वो काम पूरे दिल से कर रहे होते हैं और हाफ़ हार्टेडली नहीं कि बस सिर्फ़ पढ़ाते गए और रिसर्च नहीं किया। तो वो और फिर उसमें अगली बात ये है कि ऑब्वियसली जैसे हेल्थ केयर है, फिर आप हेल्थ केयर से थोड़ा-सा निकल आते हैं, आप एकेडेमिया में चले गए। और हेल्थ केयर में आजकल शॉर्टेज है, तो नंबर ऑफ फिज़ियोथेरेपिस्ट कम हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है, जॉब्स आजकल बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। एकेडमिक्स में वो शॉर्टेज अभी नहीं है। हुँ। तो ऑब्वियसली जब आप एकेडमिक्स वाली साइड पे जाएँगे तो जॉब आपका लेना उतना आसान नहीं होगा जितना एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट जॉब लेना है। तो ये एक रिलेटिव ऑब्वियसली अच्छा, मसला है। इसमें मैं आपको थोड़ा-सा कनाडा के हवाले से बताऊँ कि कनाडा में बहुत रेयर ऐसा है कि जिसने फिज़ियोथेरेपी का लाइसेंस पास किया है एंड ही इज़ एलिजिबल टू डू प्रैक्टिस इन फिज़ियोथेरेपी और वो मास्टर डिग्री करके एकेडमिक्स में आए। मैंने अभी तक अपने सराउंडिंग्स में किसी को नहीं देखा कि वो एकेडमिक्स की तरफ जा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि क्लिनिकल साइड पे पैसा यहाँ पे ज़्यादा है और एकेडमिक्स में पैसा कम है। ठीक है? और एकेडमिक्स बहुत मुश्किल काम है और लेस पेइंग है, तो इस वजह से कनाडा के अंदर तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है। यानी मुझे बहुत इंटरेस्ट होता था ये पढ़ लो, वो कर लो, ये डिग्री कर लो, वो डिग्री कर लो। इधर आके इस लिहाज से मुझे एक चीज़ ये बड़ी क्लियर हुई कि कैनेडियंस को स्पेशली फिज़ियोथेरेपिस्ट जितने भी हैं कैनेडियन, उनको किसी किस्म का कोई चार्म नहीं है आगे केस को परस्यू करने का। तो इस मैंने एक दफ़ा पीएचडी रिहैबिलिटेशन के लिए किसी ने मेरी एक मीटिंग सेट की मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ की एक पीएचडी थी खातून, उसके कोरियन क्लास फेलो थे जिन्होंने साथ ही पीएचडी की थी, उस रेफरेंस से उन्होंने मेरी मीटिंग सेट की, तो मैंने कहा जी मैं पीएचडी करना चाह रहा हूँ रिहैब में। तो वो बड़ी खुश हुई, बड़ी उसने वार्मली वेलकम किया मुझे, उसने कहा जी करें, करें, हमारे पास तो पीएचडी रिहैब के लिए फिज़ियोथेरेपिस्ट कम आते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट और बाकी ज़्यादा आते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ज़्यादा आते हैं। हम तो तरस रहे होते हैं कि हमारे प्रोफ़ेशन का बंदा भी आए, क्योंकि वो खुद भी फिज़ियोथेरेपिस्ट थी। तो यहाँ पे फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है वो बहुत कम करते हैं। अच्छा जी, एक नेक्स्ट सवाल काफ़ी जमा हो गए हैं, तो एक सवाल है जी आमना का पूछ रही हैं कि ऑस्टियोपैथी और ऑर्थोपेडिक्स, एक तरफ इन्होंने एक कमेंट में ये लिखा है और एक में लिखा है व्हाट अबाउट स्पेशलिटी इन ऑस्टियोपैथी एंड ऑर्थोपेडी। मेरा ख्याल है वो दोबारा ही ऑर्थोपेडिक्स उसको किया है। जी, ऑस्टियोपैथी के बारे में और ऑर्थोपेडिक मेडिसिन के बारे में क्या?
सर कहते हैं आप? क्लासिफिकेशन सिस्टम की इस तरह से है कि एक आपकी वेस्टर्न मेडिसिन का सिस्टम है, और फिर उसके बाद दूसरा अल्टरनेटिव मेडिसिन होती है। तो ये जो ओस्टियोपैथी है, कायरोप्रैक्टिक है, ये अल्टरनेटिव मेडिसिन में आते हैं। तो ऑब्वियसली आप इसमें डिग्री कर सकते हैं। यूके के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं, ओस्टियोपैथी भी ऑफ़र करती हैं। लेकिन ओस्टियोपैथी यूके के अंदर रिलेटिवली डिफरेंट है यूएसए से, क्योंकि यूएसए में अगर आपने ओस्टियोपैथी की है तो आप मेडिकल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स करते हैं। तो जो डॉक्टर ऑफ ओस्टियोपैथ होता है और जो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल की ट्रेनिंग से गुजरते हैं। तो और वो आगे सब स्पेशलिटीज़ के अंदर स्पेशलाइज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है ओस्टियोपैथी। उसकी कुछ सर्टेन रीज़न्स हैं, और सबसे बड़ी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे हेल्थ केयर जो है वो नेशनलाइज्ड है, एनएचएस है हेल्थ केयर सिस्टम। और हुँ। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो है ना, वो अगर उनको कोई भी मसला होता है तो वो एनएचएस में ही उसके थ्रू ही ट्रीटमेंट लेते हैं। और फिर क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिसेस यहाँ पे हैं ज़रूर, और ओस्टियोपैथ्स प्राइवेटली काम करते भी हैं, तो लेकिन ये है कि उसके अंदर फिर आपके जो चांसेस हैं गेटिंग अ स्पॉन्सरशिप, वो नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजियोथेरेपी की बात करूं तो काफ़ी सारी, मेरा ख्याल है इस वक्त तकरीबन कोई मोर देन 1000 कंपनीज हैं जिनके पास स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट्स हैं जो कि स्पॉन्सर कर सकती हैं फिजियोथेरेपी के अंदर। तो इन कंपैरिजन ऑस्टियोपैथी की बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है, इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स हैं। ठीक है, और कायरोप्रैक्टिस के हवाले से क्या बताएँगे आप? ऑस्टियो सर का हो वो गया। सिमिलर सिमिलर सिचुएशन है, कायरोप्रैक्टिस है यहाँ पे। अगर आप कायरोप्रैक्टर सर्विस लेना चाहते हैं तो उनके इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स हैं, और लोग उनके पास जाते भी हैं, लेकिन वो प्राइवेट प्रैक्टिस है। प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं। अब उसमें फिर वही होता है कि जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनके क्लाइंट्स इतने होते हैं कि वो खुद खुद ही ऑलमोस्ट मैनेज कर रहे होते हैं। तो आमतौर पे प्राइवेट प्रैक्टिसेस के अंदर जो सिचुएशन है वो ये है कि अगर एक कायरोप्रैक्टर है वो खुद होता है, साथ में वो एक से नर्स हायर कर लेता है, एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हायर कर लेता है, हुँ। क्योंकि बहुत सारी कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी ओवरलैप करती हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हाँ जी, ग्रे के एरिया, हवाले बहुत से बड़ा ग्रे देखा जाए, एरिया है। बहुत सारा एज़ अ ग्रे एरिया है। एज़ अ प्रोफ़ेशन भी ग्रे एरिया है बहुत ज़्यादा। हुँ, इवन तो के सर वो हमारे मुल्कों में एक ही बंदा तीनों चीज़ें कर रहा होता है, और वो अपने विज़िटिंग कार्ड पे भी तीनों चीज़ें हो रही होती हैं, तो जी सर। तो सर उसमें फिर ये है कि अगर आप से फॉर एग्जांपल आप किसी के पास जाते हैं जॉब के लिए, तो वो आप अगर कोई डिस्टिंक्ट स्किल होगी आपके अंदर तो फिर ही कोई आपको हायर करेगा। कॉमन सेंस तो ये कहती है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इसका आइडिया नहीं है पर्टिकुलरली ऑस्टियोपैथ के बारे में, तो क्योंकि वो अल्टरनेटिव मेडिसिन में आता है, तो उसके बारे में ज़्यादा रिलेटिव क्लैरिटी है कि वहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ सिग्निफिकेंटली कम है। लेकिन जो कायरोप्रैक्टर हैं वो मैंने क्लिनिक्स देखे हैं, लोग कायरोप्रैक्टर क्लिनिक्स में जाते भी हैं। लेकिन हुँ। वो सारे के सारे प्राइवेट प्रैक्टिस में होते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर भी 2 डिफरेंट टाइप्स की प्राइवेट प्रैक्टिसेज़ होती हैं। एक प्राइवेट प्रैक्टिस वो होती है कि जो किसी इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही होती है, और दूसरी मैं होती है जिसमें इसी आप सवाल पे पे आना चाह आउट रहा ऑफ था। पॉकेट। हुँ, इसको नाज़रीन को समझाने के लिए मैं शुरू से तो आपके जो फिज़ियोथेरेपिस्ट की क्लिनिक है, आप उसमें जो आपका पेशेंट है वो अपनी जेब से आपको पे करता है कि आपको गवर्नमेंट पे करती है फिज़ियोथेरेपिस्ट को? ये बताइएगा पहले। सर अगर तो एनएचएस के क्लिनिक में आप काम करते हैं ना, तो हुँ। उसमें कोई पेमेंट नहीं है। उसमें ऑलरेडी वो उसने टैक्स के थ्रू पेमेंट कर दी हुई है। अगर प्राइवेट क्लिनिक में काम करते हैं, तो प्राइवेट क्लिनिक के अंदर 2 ऑप्शंस हैं। अगर तो पेशेंट ने प्राइवेट इंश्योरेंस खरीदी हुई है, ठीक हो तो गया। वो फिर आपको उसकी इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, अदरवाइज़ वो आउट ऑफ पॉकेट भी पे कर सकता है। वो कौन होगा? नॉन यूके रेज़िडेंट होगा, ज़ाहिर-सी बात है जो कवरेज में नहीं सर आ वो रहा। यूके रेज़िडेंट भी हो सकता है, क्योंकि रीज़न यहाँ पे ये है पर्टिकुलरली फिज़ियोथेरेपी के हवाले से, अगर सिर्फ़ स्पेसिफ़िकली बात करें, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी को रेफ़रल करता हूँ ना फिज़ियोथेरेपी में, हुँ। तो एक ऑलमोस्ट तकरीबन 1 से डेढ़ महीना लगता है उसका अपॉइंटमेंट का ओह! टाइम आने में। ओके, ओके, जिसने जल्दी लेना है वो और जल्दी ले सकता है।
हाँ जी, तो फिर सर वो अगर किसी को, क्योंकि एक अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है, आप पेन किलर्स भी ले रहे हैं, आपके जीपी ने आपको गॉट इट। जितना हेल्प किया है। हुँ, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि इसको हम यूँ समराइज़ करते हैं कि कायरोप्रैक्टर और ऑस्टियोपैथी एनएचएस के सिस्टम पे नहीं है, तो ये वहाँ पे लिहाज़ से अमीरों का इलाज हो गया जिसने पैसे दे के लेना है, क्योंकि ये मजबूरी के तहत नहीं होगा, सरकारी फ़ीस इसमें नहीं लगेगी। जैसे कनाडा के अंदर या मुख्तलिफ़ मुल्कों में फ़िज़ियोथेरेपी जो है या डेंटिस्ट्री जो है या कॉस्मेटिक सर्जरीज़ जो है, ये इंश्योरेंस वगैरह भी लेस कवरेज होती है कइयों पे, और गवर्नमेंट के तौर पे तो कवरेज है ही नहीं कनाडा के अंदर। ठीक हो गया है। अच्छा, इसके बाद आ गया प्लीज़ डिस्कस अबाउट एमएस स्कॉलरशिप आल्सो। हीरा फातिमा, ये हमने शुरू में स्टार्ट में कहा है कि स्कॉलरशिप्स पे हम बाद में बात करेंगे दूसरे सेशन के अंदर। फिर एक और स्कॉलरशिप के बारे में आया। अच्छा जी, इसमें हमारे नीदरलैंड से हैं अहमद सुहेब असलम। इन्होंने कहा जी, थैंक्स फॉर स्पेयरिंग टाइम, इज़ द मेंशन पे रेफरेंस इज़ नेट और ग्रॉस? जो आपने सैलरीज़ बताई थी, नेट सर है ये या ग्रॉस ग्रॉस है, है? ग्रॉस है। ग्रॉस। सेकंडली, व्हाट इज़ द वीज़ा रेशियो फॉर यूके? ये आधा सवाल है मेरे नज़दीक, क्योंकि बाकी आधा आधा इसलिए कि ये अहमद ना कर रहे होते, कोई और कर रहा होता तो मैं ये पूरा कहता, क्योंकि अब ये डिपेंड करता है वीज़ा रेशो कि आप नीदरलैंड से अप्लाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। नीदरलैंड से तो मेरा ख्याल है इनको ज़रूरत ही नहीं है, शायद शेंजन वीज़ा है। अच्छा जी। नहीं सर, अब वो क्योंकि ब्रेग्ज़िट हो गया हुआ है, हाँ, तो अब ब्रेक्सिट हो ज़रूरत गया। है। अच्छा, ये स्टूडेंट वीज़े का बहरहाल पूछ रहे होंगे। इट माइट बी इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से पूछा है कि यूके के वीज़े की रेशो क्या है? अच्छा सर, वीज़े की रेशियो जो है पाकिस्तान के लिए, जो लास्ट स्टैटिस्टिक्स मैंने देखे थे, वो 93% है। ज़बरदस्त, और ज़बरदस्त। ये भी ये है कि अनलेस कि अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती करते हैं तो फिर ही रिफ्यूज़ होता है। अदरवाइज़ अगर आपने सारी चीज़ें ठीक तरीके से की हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट आपकी उसी तरह से जमा कराई है जैसे ये उन्होंने कहा हुआ है, सारी गाइडलाइंस फ़ॉलो की हैं, और जो कि यूके के सिस्टम की सबसे अच्छी बात ये है कि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर चीज़ सीधी-सीधी सी है। तो वीज़ा जो है वो आपका लग जाता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं। हुँ। फिजियो टी एक है, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है, ये बहुत लोगों के ज़हन में होता है। कैन वी डू पार्ट टाइम जॉब विद एमएस इन फिजियोथेरेपी, ताकि हम अपनी रेज़िडेंस फूड की फ़ीस निकाल सकें और आफ्टर एमएस फिजियोथेरेपी यूके कनाडा में ईज़िली हमें जॉब मिल सकती है? जी, बताएँ। सर, जब आप डिग्री कर रहे होते हैं तो 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं, तो हुँ, इसको पार्ट टाइम जॉब कहते हैं। और 20 आवर्स अगर आप काम करें तो मिनिमम वेज पे तकरीबन ये ऑलमोस्ट कोई 550 पाउंड्स बनते हैं। तो अ, उसमें ये है कि मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो जी। एज़ अ होल मेरे ख़्याल में आप आसानी से अपना जो है ना वो रेज़िडेंस और यहाँ का जो खर्चा है, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब मैं जब आया तो मैंने ऐसे ही मैनेज किया था। और इसमें फिर दूसरी चीज़ वो पूछ रहे थे कि पूछ रही हैं कि इसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्या है? बाद में एमएस अ, करने के बाद? सर, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ जो है ना वो एक बड़ा रिलेटिव क्वेश्चन है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट जो है ना बड़ी डायनामिक है, जॉब मार्केट। और ख़ास तौर पे जब ये कोविड की वज़ह से एक दफ़ा सारा शटडाउन हुआ था, अब दोबारा से ओपन हुआ है। और मतलब अभी मेरे ख़्याल में अगर नेक्स्ट 2 इयर्स का मैं एक एस्टिमेट दे सकता हूँ कि नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से जॉब मिल जाएगी एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट, पर्टिकुलरली यूके के अंदर। लेकिन ये है कि उसके बाद हो सकता है सिचुएशन थोड़ी-सी चेंज हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेस्ट ऑप्शन आफ्टर कंप्लीटिंग डीपीटी। बहुत छोटा सवाल है और इसका जवाब ये मेरा ख़्याल है, ये पूरी वीडियो और अगले जो 4-5 सेशंस हमारे चल रहे हैं, ये इसी का जवाब है, क्योंकि नहीं बेस्ट हर सर, बंदे के लिए। सर इसमें ना वही जो आप बात कहने लगे थे वही मैं भी कहने लगा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये शो करता है कि आपने अपने करियर ऑप्शंस को बैठ के सोचा नहीं। हुँ,
सुकून से एक दिन जो है वो निकालें, अपना फ़ोन बंद करें, ठीक है? हम्म। एक कागज़ पकड़ें और सोचें कि अभी मैं ज़िंदगी में अभी कितने आपको साल का हो गया ये हूँ, पता कहाँ है कि पहुँच गया हूँ। आज के दौर में फोन बंद करने का मतलब है आपने दिमाग बंद कर लिया। सर वो एक पीस ऑफ पेपर है ना, आप पीस ऑफ पेपर लें, बैठें, उसके ऊपर सोचें अपने अगले 10 साल का क्या प्लान है। मतलब मैं ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के आपको ये नहीं कह रहा कि भई सुबह आपने कल भागना शुरू कर देना है और वेट लूज़ कर लेना है, लेकिन ये है कि कम से कम थोड़ा-सा अपना प्लान बनाएँ कि आप अपनी ज़िंदगी से चाहते क्या हैं। टारगेट भी वो और बता रहे हो, वेट कम कर लेना जो जो हम भी नहीं कर सके। जो अचीवेबल ही नहीं, गोल शुड बी अचीवेबल। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसमें अहमद शुएब असलम ने फिर तबसरा किया है, सेकंड द पॉइंट explained by Dr. Salman Bhai, academic life is tough route with less pay and lot of pressure. For example, after PhD, you have search for postdoc position every second year. हाँ ठीक है, और ख़ासकर ये जहाँ पे अहमद बैठा हुआ है नीदरलैंड के अंदर, तो यहाँ पे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी है। और जी। इसके वहाँ पे तो इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है एकेडमिक की चीज़ को, यानी कि फुल। सर इस जी जी। सॉरी सर। मैं सर एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि रिसेंटली एक सर्वे हुआ था जिसके अंदर उन्होंने बाय प्रोफेशन जो है वो देखा था कि कौन से लोग हैं जो अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड हैं। तो ठीक है। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन थी ना वो एकेडमिक्स के अंदर थी। अच्छा। तो अगर आप वाक़ई समझते हैं कि आपको एकेडमिक्स पसंद है, तो पे डज़न्ट मैटर। मैं इसकी रीज़न बताता हूँ ना, सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई इसलिए हैं वो लोग, क्योंकि वो जो मैंने आपको बात की थी, एकेडमिक्स में जाता ही वो है जो डिवोटेड आदमी है ना। हुँ, यानी आप ये देख लें, जैसे शायर होते हैं, जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, पुराने उस्ताद। आजकल तो उस्ताद वो बनता है ना जिसको जॉब नहीं मिल रही होती, वो उस्ताद बन जाता है कि जब तक जॉब मिल रही है तब तक ठीक है। ठीक है ना? और पाकिस्तान में एकेडमिक्स में ज़्यादा पैसे हैं, क्लिनिकल साइड पे कम है, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है ना? तो ये चीज़ है। तो अच्छा जी, इसके बाद ये आपको कमेंट नज़र आ रहा है? स्क्रीन पे भी शेयर हो गया ये कमेंट? जी सर। अच्छा जी। अ, इसके बाद जी साइमा महबूब हैं, काफ़ी लंबा सवाल है इनका, आज से रिलेटेड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली डिस्कस अबाउट हाउ टू गेट जॉब इन कनाडा, प्रोसीजर ऑफ पीईसी, इफ ईसीए इज रिक्वायर्ड और नॉट, how much experience is required after DPT to get job, scope of physiotherapy in Canada, can we apply through Express Entry Canada, is it compulsory to work PTA before getting the proper job, fully funded opportunities in Canada, MS। अच्छा साइमा, ये हमने कनाडा का सेशन अभी बाद में जब करेंगे तो आप ये सवाल संभाल के रखिएगा, तो इंशाल्लाह ये वैसे भी कवर हो जाएगा। अच्छा अच्छा जी, ये हैं जी चिकनी चंबेली। तो इनका क्वेश्चन है जी, dear sir, you said that we can open clinical setup in UK after DPT without any lessons. Elaborate, please. जी भाई, क्या के अच्छा फंस सर गए हो आप? इसमें नहीं मैं ना इसमें एक क्लैरिफ़िकेशन ये करना चाहता हूँ कि विदाउट लाइसेंस एग्ज़ाम हमने ये बात की थी कि रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाती है हाँ। विदाउट एग्ज़ाम। तो विदाउट लाइसेंस की बात नहीं हो रही, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है एचसीपीसी जो है वो आपको इनवाइट करता है कि आप अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। हम्म। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूके के अंदर जो है ना वो फिज़ियोथेरेपिस्ट जो है ना एक प्रोटेक्टेड टाइटल है। मतलब हम्म। ये है कि अगर आप एचसीपीसी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यूके में आप अपने आप को फिज़ियोथेरेपिस्ट नहीं कह सकते। और हम्म। पर्टिकुलरली अगर कोई दूसरे प्रोफ़ेशन के लोग हैं तो वो भी अपने आप को ना पोज़ कर सकते हैं एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट और ना ही किसी जगह प्रोफ़ेशनल टाइटल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक हम्म। है? तो उसके लिए एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि आप अपनी डिग्रीज़ वग़ैरह, अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस वग़ैरह और डॉक्यूमेंट्स उनको भेजते हैं। वो उसको असेस करते हैं, अगर उनको लगे कि उसमें कुछ डेफ़िशिएंसी है, तो वो आपसे एडिशनल एविडेंस माँगते हैं और टोटल प्रोसेस तकरीबन कोई 6 से 8 महीने का है। उसके बाद आप रजिस्टर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन ये है कि प्रोसेस के अंदर उनके पास प्रोविज़न है कि इफ दे डीम इट नेसेसरी, दे कैन टेक अ टेस्ट इफ दे वांट। तो उसपे फिर ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि पाकिस्तान में वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हम डिग्री करके आए होते हैं, तो टेस्ट वगैरह नहीं होता। समटाइम्स एविडेंस एडिशनल माँग लेते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि देखें अपना क्लिनिक खोलना यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं है, ठीक है?
तो अपना क्लिनिक मतलब यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, उन्होंने अपने क्लिनिक खोले हैं। लेकिन वो है कि यहाँ पे 15 साल प्रैक्टिस की है, उसके बाद अपना क्लिनिक खोला है। उसके लिए एक बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, आपके प्रोफ़ेशनल कनेक्शंस की ज़रूरत होती है और प्लस क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप एनएचएस के साथ काम कर रहे होते हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी देखना पड़ता है कि जब कोई ओपन कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ऑब्वियसली वो उसके लिए आप बिड करेंगे, उसके बाद ही आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। तो ये बहुत एक आगे जिसको कहते हैं कि फ्यूचर वाली बात है ये। अच्छा, ये इन्होंने ही जो है खातून चिकनी चंबेली, इनका नेक्स्ट सवाल है, सैलरी ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट इन यूके मिनिमम टू मैक्सिमम। तो मेरा ख्याल है इसमें बैंड सिस्टम के साथ आप बता दें, सैलरीज भी और बैंड भी, बैंड सिस्टम क्या है? सर जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो यूजुअली बैंड 5 की जॉब मिलती है आपको। हम्म। बैंड 5 जो है वो शुरू होता है तकरीबन और यूके में 23,000 ग्रेजुएशन, यूके की अपनी ग्रेजुएशन जो है वो मेरा ख्याल है 3 साल की है। 3 इयर्स की है। ओ, लेकिन सर जब आप डीपीटी करके आते हैं तो वो भी ग्रेजुएशन ही हाँ जी, वो भी कंसिडर ग्रेजुएशन होती है यहाँ कंसिडर, पे भी। बिल्कुल ठीक है, टाइटल तो ऑफ द डिग्री से। हाँ जी, सर फिर उसमें ये है कि जो अभी यहाँ पे बैंड सिस्टम है, बैंड 1 से लेके 10 तक होते हैं। जो 1 टू 4 है वो यूजुअली रिज़र्व करते हैं जो बाकी प्रोफ़ेशन्स हैं जिन लोगों ने किए होते हैं सर्टिफ़िकेशंस वगैरह फिज़ियोथेरेपी असिस्टेंट, एचसीएस वगैरह। ठीक है। और जब आप डिग्री कर लेते हैं प्रॉपर यूनिवर्सिटी से यहाँ पे जैसे डिग्री के अंदर भी लेवल होते हैं, तो वो लेवल लेवल 6 की डिग्री होती है ये। तो आपको बैंड 5 की जॉब मिलती है। तो बैंड 5 जो है वो एनीवेयर बिटवीन 23,000 से लेके और 29,000 के दरमियान में पे होती है यूजुअली। तो हो सकता है थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे हो, लेकिन इसके आसपास है। तो आमतौर पे यहाँ पे क्योंकि वीज़ा की रिक्वायरमेंट है आपकी 25,600 सैलरी होनी चाहिए वीज़ा के लिए वो जो इनका इमिग्रेशन सिस्टम है उसमें क्वालिफाई करने के लिए। तो 30 मोस्टली प्लस अगर आप कितनी नहीं बता सर रहे हैं? 25 25 प्लस। 25,600 तो तो वो तो मेरा ख्याल मोस्टली है फिर एम्प्लॉयर बैंड 5 में ही शुरू हो जाती है। बैंड 5 की तो मोस्टली सर जो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करता है तो फिर वो कोशिश करते हैं कि आपको मिनिमम वेज के मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी के ऊपर आपको वो हायर करें। तो बैंड 5 की जॉब जो है वो ऑलमोस्ट 25 से लेके 30 के दरमियान में आपकी पे होगी। उसके बाद अगर अगर आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान से भी है चाहे तो फिर और डेमोंस्ट्रेटेबल एक्सपीरियंस है क्योंकि ये चीज़ ज़हन में रखें यहाँ पे जब आप आके बताते हैं ना कि मेरा पाकिस्तान में 3 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो जो आगे बंदा बैठा होता है ना वो आगे उसका उसका 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। और उसका हम्म। काम ही ये होता है कि वो आपके कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करता होता है यूजुअली। तो जब आप पहले सवाल का जवाब देते थे ना, तो उसको पता लग जाता है कि आपका असली एक्सपीरियंस है कि नकली एक्सपीरियंस है। तो हम्म। अगर तो आप डेमोंस्ट्रेट कर सकते हैं तो फिर बैंड 6 की भी जॉब मिल जाती है। तो वो बैंड 6 वाली जो है वो रेंज शुरू होती है तकरीबन 30,000 से लेके ऑलमोस्ट 37-38,000 तक। और फिर उसके बाद बैंड 7 है, बैंड 7 फिर स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट होता है। बैंड 7 38,000 से शुरू होके 45-50 मतलब इवन 60,000 तक भी जो है वो डिपेंड करता है क्या-क्या कॉम्पिटेंसीज़ आपके पास हैं। आप इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगा लेते हैं, अगर आप प्रिस्क्रिप्शन कर लेते हैं मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए आपको कोर्सेज़ करने पड़ते हैं अलग से। अगर आपने सारा कुछ किया हुआ है, कोई एडिशनल कॉम्पिटेंसी भी है, जैसे लोग यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के अंदर आगे एमएससी कर लेते हैं, तो फिर वो एज़ अ वो एक एक उनकी स्पेशलिटी बन जाती है तो उसमें फिर उनकी पे और भी बढ़ जाती है। अच्छा, अब इसमें हम छोटे-छोटे क्वेश्चन, छोटे आंसर करके उसके बाद हम जैसे ये कोमल बलोच का क्वेश्चन है कि काइंडली मेंशन यूनिवर्सिटीज वेयर वन शुड अप्लाई, तो ये इसकी तरफ हम आ रहे हैं। तो इसमें हम, अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बैंड 5 में यानी कि जो स्टार्टिंग सैलरी है, उसके साथ एक मियाँ-बीवी का गुज़ारा या मियाँ-बीवी 1-2 बच्चों का गुज़ारा, कितनों का गुज़ारा हो सकता है? ये कितनी अमाउंट है? सर बैंड 5 की अगर जो आपको जॉब मिलती है ना तो वो टैक्स वगैरह काट के तकरीबन 1700-1800 पाउंड्स जो हैं वो आपके मंथली बनते हैं, सारा टैक्स वगैरह काट के। हुँ, तो उसमें होता ये है कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन ये है कि आप कंफर्टेबली जो है वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह सकते हैं। हुँ, मतलब एट द एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान आप पैसे भेज के वहाँ महल बना रहे होंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पे
सर्कल इंतहाई चलना चाहिए वहाँ कंफर्टेबल। पे, हाँ ठीक है। हाँ, यहाँ पे सर इंतहाई कंफर्टेबल आप लाइफ, मतलब आप अपनी गाड़ी ले सकते हैं इन हम्म, पैसों के अंदर। आप अपना घर, अच्छा अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो लंदन के अलावा आपके हम्म, इर्द गिर्द जितने भी जगह हैं, आपको मैक्सिमम 700 से लेके 1000 के दरमियान में आपको घर रेंट पे मिल जाता है। हम्म, और आपकी ग्रोसरी के खर्चे डिपेंडिंग अपॉन आपका साइज ऑफ फैमिली, आपको 300 हम्म, मैक्सिमम इतना बनता है, ये आपका फिक्स खर्चा है। हम्म। तो अदरवाइज आप कंफर्टेबली अपना अच्छा, जिंदगी रह सकते हैं। वैसे आज आप गेस्ट हैं, सारे रिप्लाईज आपने करने हैं। जी। शिराज मिर्जा के सवाल का जवाब मैं दूंगा। आफ्टर एमएस फ्रॉम यूके इट इज इजी टू मूव कनाडा। तो भाई बात ये है कि ये सवाल जो है ना, ये मेरे से बहुत ज्यादा किया जाता है कि सर हमने मास्टर्स कर लिया कनाडा यूके से, तो अब हम कनाडा आना चाह रहे हैं। तो यूके का मास्टर 1 साल का है, कनाडा का मास्टर 2 साल का है। ठीक है। अब यूके का मास्टर 1 साल का जो है वो इतना महंगा है जितना कनाडा में 2 साल की स्टडी है। ठीक है। तो पहले लोग यानी यूके की तरफ एक मार्केट बहुत ज्यादा गई है, वो इस वजह से गई है कि पाकिस्तान में एक चीज मशहूर है, और वो है भी सही, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का कनाडा का वीज़ा नहीं लगता, जो कि अब चेंज हो चुका है। पिछले कोई तकरीबन आप यूँ कह लें कि 2-3 महीने के अंदर इतना पाकिस्तानी स्टूडेंट आ गया, इतना आ गया कि यहाँ की जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही हम देख रहे होते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट ने लगाया होता है पार्ट टाइम जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, और लोग नीचे बड़े अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं कि हमें तो कभी पाकिस्तानी स्टूडेंट नज़र ही नहीं आया था। तो और दूसरी बात ये है कि इसमें कनाडा के अंदर जो स्टूडेंट आ रहा है ना, जिसका वीजा लग गया है, बेशक मुश्किल से लगा है, तो इट मीन्स कि वो सिटीजन है फ्यूचर का, 100%, नहीं तो 99% आप कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस टाइम कनाडा के जो पॉइंट सिस्टम है वो इतने मुश्किल होते जा रहे हैं कि स्टूडेंट ऑप्शन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। तो अभी इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैंने इसका कहा कि जवाब दे अच्छा जी। हाउ टू गेट एडमिशन फॉर पीएचडी इन यूके। जी। सर एक वेबसाइट है फाइंड अ पीएचडी। ठीक है। गूगल पे सर्च करें फाइंड अ पीएचडी। वहाँ पे फुली फंडेड पीएचडीज होती हैं यूके के अंदर। लेकिन वंस अगेन एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब आप यहाँ अप्लाई करेंगे, आप पूरी दुनिया के कैंडिडेट्स के साथ जो है वो compete कर रहे मैच हैं। कंप्लीट कर तो रहे हैं। ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल उस लेवल की होनी चाहिए, पीयर रिव्यूड जर्नल्स के अंदर आपका पब्लिकेशंस होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी के लिए कर रहे हैं, कम से कम 2 से 3 पब्लिकेशन ज़रूरी हैं। और एक क्लियर डायरेक्शन आपकी जो है वो होनी चाहिए करियर की। और दूसरी इम्पोर्टेंट सबसे बात यह है कि जब भी पीएचडी के लिए किसी जगह पे अप्लाई करें, देखें सुपरवाइज़र की प्रोफाइल क्या है, उसकी प्रीवियस पब्लिकेशंस पढ़ें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उसको शुरू से आखिर तक पढ़ लें, उनके एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ लें, देखें वो बंदा पिछले 5 साल में, 3 साल में क्या काम कर रहा था। और फिर रेलेवेंट जो है, उसकी स्पेशलिटी से रेलेवेंट अगर आपका और उसका इंटरेस्ट जो है वो ओवरलैप करता है, तो फिर ही उसको ईमेल करें और ईमेल के अंदर डिस्कस करें कि कैसे जो है वो आप उसके काम में, क्योंकि पीएचडी जो सुपरविजन है ना, वो टू वे स्ट्रीट है कि सुपरवाइजर को आपसे कुछ चाहिए, आपको सुपरवाइजर से कुछ चाहिए। तो आपने डेमोन्स्ट्रेट करना होता है कि मैं आपके लिए कैसे हेल्पफुल। हम्म। ये जी हमारे चीते मुदस्सर यासीन ने सवाल किया, व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान, हाउ लॉन्ग इट टेक नॉर्मली ड्यू टू कोरोना सिचुएशन। मुदस्सर यार, हमने स्टार्ट में कहा, आपने शायद वीडियो अटेंड नहीं की, तो हम एचसीपीसी के लिए स्पेशल एक अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह, ठीक है ना, विद इन डेज असपर के साथ दोबारा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ये 2-3 सवाल नेक्स्ट हैं, ये आपने मेरा ख्याल है इनके जवाब बड़ी अच्छी तरह दे दिए हैं। विच बैंड कैन आई गेट 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट क्लिनिकल एक्सपीरियंस मास्टर डिग्री फ्रॉम पाकिस्तान, ये भी हो गया है। सर काइंडली टेल मी व्हाट इज बैंड सिस्टम, जो हमारी डिग्रीज की परसेंटेज जीपीए होता है, ये भी हमने कर लिया है। अच्छा जी, इनका नेक्स्ट एक सवाल है, please discuss about living expense in both UK and Canada. Please compare because Canada is expensive than UK. यार इसका मैं सिंपल सा जवाब ये देता हूँ कि मोहम्मद अत्थर सिद्दीकी हैं। इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जहाँ जो जो मुल्क एक्सपेंसिव है ना, कंपैरिजन एक तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि
अगर आपने कंपैरिज़न करना है और लेस एक्सपेंसिव में जाना है तो फिर पाकिस्तान बैठे रहे, वो सबसे ज़्यादा लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है ना? तो जिस जो मुल्क एक्सपेंसिव है वहाँ पे सैलरीज़ भी उस हिसाब से ज़्यादा है। लेकिन आपका सवाल यानी जो आपको पता लगा वो ठीक है, कनाडा इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, कनाडा में रहना बहुत मुश्किल है। एक्चुअली सिस्टम बने होते हैं, हम लोग आधा सिस्टम, आधा तितर आधा बटेर कर रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान के हिसाब से सोच रहे होते हैं, हमने घर बनाना है, डीएचए में प्लॉट की किस्तें देनी है, बहरिया टाउन में प्लॉट की किस्तें देनी है, इस तरह करना है। यहाँ पे क्या होता है, गोरों ने टैक्स देना होता है, सारी लाइफ उनकी हुकूमत के ज़िम्मे है, उन्होंने बूढ़े होके रिटायर हो जाना है, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने रिटायरमेंट होम में रहना है। और एक पाकिस्तान में बड़ा कल्चर है जी कि वो रिटायर अपने बूढ़ों को निकाल देते हैं, ओल्ड होम में भेज देते हैं, ओल्ड होम में भेज देते हैं। तो ये सारे लोग आके यहाँ के रिटायरमेंट होम कनाडा के देख लें तो हर बूढ़ा ये ख्वाहिश करेगा। यहाँ के गोरे तो काम करते ही सारी उम्र इसलिए हैं कि हम बाद में रिटायरमेंट के बाद अच्छे से अच्छे रिटायरमेंट होम में जाएँ। रिटायरमेंट होम के मेरिट बनते हैं। जिसने सबसे ज़्यादा टैक्स अपनी लाइफ में दिया होता है वो ऊपर किंग एडवर्ड रिटायरमेंट होम में जाता है। ठीक है ना? लग्ज़री किस्म के रिटायरमेंट होम में जाता है। जिसने टैक्स कम दिया वो उससे निचले लेवल के रिटायरमेंट होम में जाता है। और रिटायरमेंट होम और 5 स्टार होटल की बिल्डिंग में यहाँ बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता और सर्विसेज़ में भी बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है ना? तो जितना कमाना होता है उन्होंने खर्च करके गवर्नमेंट को टैक्स भी दे देना होता है। अच्छा जी, उस्मान जहांगीर है, हाउ मच CGPA is required for apply in MS in Canada and UK? Also, what is considered good GPA for visa success, admission success? बहुत अच्छा सवाल, वैलिड सवाल है आज के हमारे वेबिनार से। इसका जवाब दें आप, फिर हम शेयर करते हैं यूनिवर्सिटीज। सर इसमें एक तो ये कि मेरे ख्याल में इसका जवाब मेरे से ज़्यादा बेहतर आप भी दे सकते हैं। तो लेकिन ये है कि मेरी जो छोटी-मोटी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि देखें जीपीए जितना एक तो ये 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए, 2.5 एब्सोल्यूट जो है वो कट ऑफ है हाँ, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के लिए। उसके बाद उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा उतना आपके जो है वो एडमिशन के चांसेस ज़्यादा है। वीज़ा का एज़ सच इसके साथ डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता आपके जीपीए के साथ, ठीक है? तो लेकिन ये है कि देखिए वीज़ा जो वो ऑफ़िसर है वो आपकी पूरी प्रोफ़ाइल पे एज़ अ होल बर्ड्स आई व्यू ऊपर से देख रहा होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपका जीपीए भी कम होगा, आपने स्टेटमेंट भी जो है वो जो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है या जिसको आप SOP स्टेटमेंट ऑफ कहते पर्पस हैं। कहते हैं, एसओपी कहते हैं, तो वो भी आपकी गद्दी से लिखी हुई है, आपका जीपीए भी कम है, आपने एप्लीकेशन भी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं फ़िल की, तो ऑब्वियसली हम्म, फिर ये सारे फैक्टर कंबाइन करके आपको रिजेक्शन आ सकती है। तो हम्म, जस्ट बेस्ड ऑन योर जीपीए नहीं हो सकता, लेकिन जनरल गाइडलाइन ये है कि 2.5 से कम नहीं होना चाहिए। 2.5 से। ये डीपीटी के साथ शॉर्ट डिप्लोमा सर्टिफिकेट आर एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल फॉर व्हाट? एडमिशन के लिए भी हो सकता है या वीज़े के लिए आप पूछ रही हैं? चलें बहरहाल जनरल बता दें जी, डीपीयू के साथ डीपीटी के साथ कोई छोटे-मोटे सर्टिफिकेट किए हुए हैं? सर जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना कोई भी, अगर आपने क्लिनिकल कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं, तो ये आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हैं हुँ, और ये आपके तब काम आएँगे जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। तो क्योंकि ये कॉम्पिटेंसीज़ है ना जो कि आप बिल्ड कर रहे हैं अपने करियर डेवलपमेंट के लिए, तो इसका डायरेक्टली एडमिशन के साथ या वीज़ा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हुँ। अच्छा जी, ये चिकनी चमेली का सवाल है। यूके में होम विज़िट करते हैं? 2 स्माइलियाँ, आई मीन होम फिजियो सेशन। पहली चीज़ ये है जी। कि पहली चीज़ ये है कि जिस मो जहाँ बेड रिडन पेशेंट होगा, उसका ट्रीटमेंट तो घर में ही होगा ना। बच्चों ये चीज़ आप समझें कि कुछ लोग, एक ये डिबेट है कि होम विज़िट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये आपकी मर्ज़ी, आपने करना है कि नहीं करना। ये ऐसे ही है कि मैंने मस्कुलोस्केलेटन करना है कि न्यूरो करना है, ठीक है? इसमें एक बंदा है, वो अफ़ोर्ड कर सकता है और उसकी वालिदा को या वालिद को फ़ालिज है, वो उसको मूव करना। एक आप कहेंगे डॉक्टर क्यों नहीं घर आके देखता? भई डॉक्टर को दिखाना है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, फिज़ियोथेरेपी होनी है डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे एक बंदे की मोबिलिटी एक्सपेंसिव पड़ती है इन मुल्कों में, क्योंकि ये महँगे मुल्क हैं, बजाए इसके कि फिज़ियोथेरेपिस्ट होम विज़िट करे। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि येस, हाँ, होता है जी, और बड़े फ़ख्र से होता है। सर इसमें मोहम्मद, मैं हाँ जी। एक ऐड कर दूँ कि पहली चॉइस तो ये है कि यहाँ होम विज़िट्स आम तौर पे अगर इवन एनएचएस भी ऑफ़र करता है होम विज़िट्स, ठीक है? जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है।
और प्रॉपर जो फिजियोथेरेपी की टीम है वो 2 मेन पार्ट्स में, मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक टीम जो है वो इंडोर देख रही होती है और ओपीडीज़ देख रही होती है, और दूसरी जो कम्युनिटी टीम है वो अलग से होती है, हुँ, पहली चीज़। दूसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि होम विज़िट करना कोई डेरोगेटरी बात नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, या फिर हुँ, इसमें कोई नेगेटिव कॉनोटेशन इसके साथ नहीं अटैच करनी चाहिए। पेशेंट है, आपकी उसकी नीड है और उसको ज़रूरत है, और आपने वो ज़रूरत पूरी करनी है। हुँ, ठीक है। अच्छा जी, इसमें अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है मोहम्मद अतहर सिद्दीकी का कि काइंडली टेल अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी स्कॉटलैंड इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमएस। भाई ये बहुत बेहतरीन कोर्स है भाई। आपने बहुत टिका के सही सवाल किया अतहर। तो ये बहुत अभी हम शेयर भी करने लगे हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ये जो डुंडी यूनिवर्सिटी है या डंडी यूनिवर्सिटी है, ये ऑर्थोपेडिक के लिहाज से, बायोमैकेनिक्स के लिहाज से दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है, स्कॉटलैंड की। इसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े-बड़े हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स जो हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो यहाँ से कोर्स कर चुके हुए हैं। प्रोफ़ेसर अवैस साहब ने यहाँ से किया हुआ है, मेरा ख़्याल है दिल अवैस नदीम साहब ने भी यहाँ से मास्टर्स किया हुआ है। तो ये एक बहुत यानी रिस्पेक्टेबल यूनिवर्सिटी है, और इसके जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अ, दुनिया के अंदर एक्सेप्टेबल है। अच्छा जी, इसमें अभी अभी अत्तर हम इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं, अभी शेयर करने लगे हैं, स्क्रीन शेयर करके आपको देते हैं, ठीक है? सर, तो इसमें एक बात सिर्फ़ मैं जी, ऐड जी। करना चाहता हूँ, एज़ एज़ फ़ार एज़ के सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इज़ कंसर्न्ड। हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग तो ज़रूर है, लेकिन वो क्लोज़ली रिलेटेड टू ईच अदर है। मतलब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। ये इस तरह नहीं है जैसे कि एक सिग्निफिकेंट फ़र्क आपको कहीं भी हाँ नहीं जी। मिलेगा। और रैंकिंग का जो बहुत ज़्यादा ताल्लुक है ना, वो ताल्लुक उसका बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जो कि रैंकिंग सिस्टम, जो लोग रैंकिंग बनाते हैं, उन्होंने कुछ डिफ़ाइन किए हुए हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं होता। हालाँकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि उनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वो अच्छा रैंक नहीं करते उसके ऊपर। तो अगर आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, तो सिर्फ़ ऑन द बेसिस ऑफ रैंकिंग सेलेक्ट नहीं करनी। आपने ये भी देखना है कि एरिया कैसा है, आपके लिए कितना फ़िज़िबल है, आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस में क्या वो जगह फिट आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके रिलेटिव्स से मेनलैंड इंग्लैंड में रहते हैं, और हुँ, आप हुँ, डंडी चूज़ कर लेते हैं जस्ट बिकॉज़ के डंडी की रैंकिंग बहुत अच्छी है, हुँ, तो मेरा नहीं ख़्याल कि ये एक क्योंकि एट द वाइज़ एंड ऑफ द डे डिसीज़न है। जब आपने जॉब लेनी है ना, तो किसी ने ये नहीं पूछना कि आपने डंडी से किया या फिर हाँ, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन से किया। बहुत डिग्री ज़बरदस्त मैटर बात करती है। है। बहुत ज़बरदस्त चीज़। अच्छा जी, सर जी काइंडली टेल अबाउट एमएस इन स्पोर्ट्स इज़ बेटर और ओएमपीटी एंड देयर स्कोप इन पाकिस्तान और यूके। पाकिस्तान के हवाले से तो अभी हम कुछ नहीं बताएँगे, हम यूके के हवाले से बताते हैं। यूके में बताएँ जी, ओएमपीटी का स्कोप ज़्यादा है कि क्या? सर यहाँ पे ना ओएमपीटी के लिए डिफरेंट थोड़ी-सी टर्म यूज़ होती है, और वो उसको कहते हैं मैनुअल थेरेपी। हुँ, एमएससी एडवांसिंग जी, मैनुअल थेरेपी। अब सर ठीक है। एडवांसिंग मैनुअल थेरेपी लोग ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, चल भी रही है, लेकिन एक इंक्रीजिंग कंसेंसस जो है थ्रू रिसर्च वो ये है कि जो इफेक्टिवनेस ऑफ मैनुअल थेरेपी है ना, वो डे बाय डे कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। हुँ, और जो अभी ऑल द रेज अभी जो भी है वो आपकी एक्टिव एक्सरसाइजेस के ऊपर है और पेशेंट एजुकेशन के ऊपर है। तो अगर आपको पसंद है, ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, मैनुअल थेरेपिस्ट काम करते हैं, और मैनुअल थेरेपिस्ट जो हैं वो सक्सेसफुली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन ये है कि इसकी अगर आप फ्यूचर प्रूफिंग की तरफ जाएँ अपने करियर की, कि क्या आज से 10 साल बाद भी आपकी डिग्री रेलेवेंट होगी, तो उसके बारे में थोड़ा-सा डाउट है। एज़ फार एज़ मैनुअल थेरेपी इज़ कंसर्न्ड, मतलब ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है, लेकिन हो सकता है कि चल रही हो आगे भी। मतलब ये हुँ। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा जी, मरियम चौधरी का सवाल है, सर काइंडली टेल अबाउट पीसी एग्ज़ाम। मरियम आपने लेट जॉइन किया, पीसी पे हम पूरा स्पेशल 2-3 वेबिनार्स होंगे, बहुत बड़ा डोमेन है।
ठीक है ना सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी करते हैं जी, उसको शो करते हैं, क्या मसला है उसको। सर हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं एमएस में, लाइक कार्डियो पल्मोनरी पीटी स्पोर्ट, और व्हाट अबाउट द फी स्ट्रक्चर? चलें इसकी तरफ भी आने लगे हैं। सर काइंडली डिस्कस होल प्रोसेस टू मूव यूके फ्रॉम पाकिस्तान, हाफजा सबा। अच्छा, इज इट द बेस्ट ऑप्शन टू डू पब्लिक हेल्थ विद डीपीटी? जी ये बताएं जी, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। सर इससे पहले जो पहले वाला होल प्रोसेस है वो थोड़ा सा मैं ना ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू इस तरह से है जी कि आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप ठीक है। यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते हैं, अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एवरीथिंग एल्स, और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक कंडीशनल ऑफर दे देती है। ठीक कंडीशनल है। ऑफर के अंदर उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन आप फुलफिल करते हैं। ये कंडीशनल ऑफर यूजुअली यूके की यूनिवर्सिटीज में आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर-अंदर आ जाती है, 4 टू 6 वीक्स के अंदर। उसके बाद ठीक आप है। कंडीशंस फुलफिल करते हैं। उसमें एक कंडीशन होती है कि आपने फीस जमा करवानी होती है। वो फीस जमा करवाते हैं तो फिर आपको अनकंडीशनल ऑफर मिल जाती है। जब आप यूजुअली ऐसे होता है कि फीस को समझे आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ठीक पार्ट है। आपने जब जमा कराना, जब आपके पास अनकंडीशनल ऑफर आ गई, उसके बाद आपके पास सॉरी, जब अनकंडीशनल से कंडीशनल में कन्वर्ट करना है तो पहला पार्ट आपने पे कर देना है। उसके बाद जब आपकी कंडीशन सारी वेव ऑफ हो गई है, आपने हर कंडीशन पूरी कर दी है, तो फिर यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि अब अपना अपना सेकंड पार्ट ऑफ द फी भी पे कर दें, ताकि अब हम आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू करें। तो सेकंड पार्ट पे करते हैं, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बाद जो है वो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू होता है जिसको कहते हैं कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इनटू स्टडीज, कैस। कैश। तो वो कैश जो है वो आपका वीज़ा स्पॉन्सरशिप है। फिर जब कैश आता है तो फिर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वीज़ा प्रोसेस यूजुअली 3 वीक्स लेता है, 3 वर्किंग वीक्स। तो इसका मतलब है तकरीबन 1 महीना। तो यूजुअली 1 महीने में आपका वीज़ा आ जाता है। तो अगर टोटल मैं प्रोसेस की बात करूँ तो टोटल प्रोसेस जो है आपका इनिशियल एप्लीकेशन से लेके वीज़ा लगने तक ये तकरीबन कोई 4 महीने का प्रोसेस है। अभी तक एक और सवाल जो मैं एक्सपेक्ट, अच्छा नहीं नहीं, आप कंप्लीट करें सर उसके बाद। दूसरा क्वेश्चन था सर वो डीपीटी के एमपीएच। बाद एमपीएच करने का। तो अगर आप समझते हैं कि आपके करियर के लिए ये एक अच्छी चॉइस है, और अगर आप समझते हैं कि आप एज एन एपिडेमोलॉजिस्ट काम करना चाहते हैं या पब्लिक हेल्थ में प्रिवेंशन वाली साइड पे काम करना चाहते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट अगर आपका है फिर ही कीजिएगा। क्योंकि मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि पब्लिक हेल्थ रिलेटिवली खुश एक स्पेशलिटी है, ठीक है? अगर आपको वाक़ई पसंद है तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं It seems you had a supply in biostatistics in your undergraduation. है। Part of the सरप्राइजिंगली सरप्राइजिंगली रिसर्च मेथोडोलॉजी और हाँ। बायोस्टैटिक्स में मेरी डीपीटी में भी डिस्टिंक्शन थी, और यहाँ कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स है, दोबारा उसमें मेरी डिस्टिंक्शन थी। अच्छा, इसके बावजूद ये रुखा सब्जेक्ट है। सर वो अपनी अपनी अच्छा जी, अच्छा ये सवाल है जी दानिश का। Sir, kindly tell about best universities to apply for master in UK with low tuition fees, and also if there is any chance of getting PR after study. तो दानिश, ये अभी हमने कुछ वर्किंग की है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर और उनकी फ़ीस पे स्क्रीन आप लोगों को सबको नज़र आ रही है? स्क्रीन शेयरिंग हो गई है? क्योंकि पहले किसी ने लिखा था कि स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो कोई कमेंट में बताएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? असफर आपको आ रही है नज़र? जी सर, मुझे यार अच्छा। असबर ये आप अब ये हमने कुछ यूनिवर्सिटीज़ निकाली हैं, आज सिर्फ हमने फिजियोथेरेपी में मास्टर प्रोग्राम जो है, एडवांस फिजियोथेरेपी, मस्कुलर स्केलेटन फिजियोथेरेपी, कार्डिक रिहैब, न्यूरो रिहैब, एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन और बायोमैकेनिक्स, इस डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ ये है, और एक और डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड और बाकी रिलेटेड कुछ फिजिशियन एसोसिएट जो है वो डिग्रियां हैं। ये आप देखें कि यूनिवर्सिटी इसके अंदर हमने क्या किया है कि ये आप लोगों की जो फीस है वो भी मेंशन की है। मैं बैनर ज़रा बंद कर देता हूँ ताकि
हमें क्लियर नज़र आए। बैनर बंद हो गए। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है। अब असपर इस पे बाद में आप तबसरा करिएगा, फीस के हवाले से लोगों ने कहा सबसे सस्ती कौन सी है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसमें नीचे मेरा नाम चला गया अच्छा चलो ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल है। मास्टर ऑफ साइंसेज इन फिजियोथेरेपी है। 22,000 यूरो जो पाउंड जो है, ब्रिटिश पाउंड, ये इसकी फीस है 22,400। यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स है, और इसमें भी मास्टर ऑफ साइंसेज इन फिजियोथेरेपी है। इसमें प्री रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इससे क्या मकसद है असपर की बताइएगा। सर प्री रजिस्ट्रेशन जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी डिग्री बेसिक डिग्री जो अंडरग्रेड डिग्री है वो किसी और प्रोफेशन की है, से फॉर एग्जांपल ठीक अगर है, आप होनी चाहिए अ, ह्यूमन साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज में। जी सर, जी सर, ठीक फॉर है। एग्जांपल पाकिस्तान में जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी वाले हैं, बी एस अलाइड साइंसेज में हाँ जो है। बीएस लाइट साइंसेज वाले कोई भी हैं तो वो अगर ट्रांजिशन करना चाहते हैं इनटू इनटू फिजियोथेरेपी। इज इट जस्टिफाई के एक बंदा जिसने 3 साल की फिजियोथेरेपी या 5 साल की डीपीटी नहीं की हुई और वो सिर्फ एक सेमेस्टर पढ़ के इस मास्टर प्रोग्राम में आपके बराबर आ जाए। नहीं सर, ये 2 इयर्स का प्रोग्राम अच्छा, है 2 इयर्स का होगा, ठीक है। नहीं, 2 इयर्स का मास्टर हो जाएगा। सर। 2 इयर्स का होगा और लेकिन ये एक्सेलरेटेड होगा। आमतौर पे आपकी डिग्री के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं पर ईयर, इसके अंदर ठीक है, इसमें 3 समर भी सेमेस्टर होगा। होंगे पर ईयर, समर भी होगा। टोटल 6 सेमेस्टर्स होंगे और उसको पास करने के लिए वाकई मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। इसके बाद ब्रूनल यूनिवर्सिटी है, लंदन के अंदर, ग्रेटर लंदन एरिया में, और ये इसकी फीस काफ़ी कम है यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के मुकाबले में। 17,875 पाउंड है। इसमें फिर आपके पास एक 2-3 डिग्री हैं इसमें। मास्टर ऑफ साइंसेज फिजियोथेरेपी भी है, मास्टर ऑफ साइंसेज एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिस मस्कुलोस्केलेटन रिहैबिलिटेशन भी है, मास्टर ऑफ साइंसेज एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिस न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन भी है इसमें। तो इसमें काफ़ी अच्छी ऑप्शंस हैं। इसके बाद असबर की यूनिवर्सिटी आ गई। असबर, ये आपकी यूनिवर्सिटी है? जी सर। जी बताइए, आप खुद बताएं इनके बारे में, कोर्सेज के बारे में। सर रीडेबल है इसमें आपको? नहीं सर, मुझे क्योंकि मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो अच्छा अच्छा मुझे अच्छा, ठीक रीडेबल ठीक नहीं। ठीक ठीक। जी, ये कॉन्ट्री यूनिवर्सिटी है। इसमें मास्टर ऑफ साइंसेज है, एडवांस फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस है, मास्टर ऑफ साइंसेज फिजियोथेरेपी एंड लीडरशिप। ज़बरदस्त। 16,000 पाउंड इसकी फ़ीस है। असबर, इसके बारे में बताएं, मास्टर ऑफ साइंसेज फिजियोथेरेपी एंड लीडरशिप। सर ये फिजियोथेरेपी और लीडरशिप जो है वो इसी साल डिग्री शुरू हुई है और इसका बैकग्राउंड ये है कि जो हमारी एडवांसिंग फिजियोथेरेपी है, प्रैक्टिस है, उस डिग्री के अंदर भी जो यहाँ पे एक चार्टर्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, सीएमआई। तो सीएमआई का एक मॉड्यूल यहाँ पे हमारा जो था वो सेमेस्टर का हिस्सा था और उस वो लेवल 7 का मॉड्यूल था और लीडरशिप का मॉड्यूल। और उसके बाद जो है वो मेरी मेंबरशिप भी है सीएमआई की, तो उसकी वजह से तो उन्होंने उसी को एक्सपेंड किया है कि अगर आप ज़्यादा जाना चाह रहे हैं मैनेजमेंट वाली साइड के ऊपर, तो फिर उसके लिए जो है, क्योंकि जब आप यहाँ पे से फॉर एग्जांपल बैंड 7 से ऊपर जब जाते हैं बैंड 8 में, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन होती हैं कि आप क्या क्लिनिकल साइड के ऊपर ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर मैनेजेरियल साइड की तरफ जाना चाहते हैं। तो फिर ये 2 आपका फोर्किंग होती है क्लिनिकल पाथवेज़ की। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट हमने क्योंकि शेयर करना है इसीलिए मैं तेज़ी से गुज़ार देता हूँ, लेकिन ये है कि जी जो सर। हमने मेहनत की है बच्चों को दिखा देते हैं कि ये वर्किंग हमने की है। तो इस पे इसमें फिर एडिनबर्ग नेपियर यूनिवर्सिटी है, ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड है, फिर टिसीड यूनिवर्सिटी है, फिर इसके बाद रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी है, इसके बाद ऑक्सटॉल, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लूस सर ये ग्लूस्टरशायर शेयर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर। ग्लॉस्टरशायर। अच्छा जी, इसमें भी मास्टर ऑफ साइंसेज है, और इसमें मास्टर ऑफ साइंसेज स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एंड रिहैबिलिटेशन भी है। जी सर। ठीक है। इसमें फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिस्टर बिशप ऑटर भी है। ये मेरा ख्याल है जगह का नाम होगा इसके कैंपस का। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिगटन है, लीड्स बैकेट यूनिवर्सिटी है,
इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया कुछ चीज़ें, ठीक है। लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ डंडी है। डंडी के अंदर मास्टर ऑफ रिसर्च है जी स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड रिहेबिलिटेशन में, और मास्टर ऑफ साइंसेज है ऑर्थोपेडिक एंड रिहेबिलिटेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। अब और ये काफ़ी फाइनेंशियली भी, ये 12,125 पाउंड इसकी फ़ीस है। सिंपल एक मास्टर की जो रिसर्च वाली है वो महंगी है 18 की। इसके बाद मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी है लंदन, ग्रेटर लंदन एरिया के अंदर। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जी, ये हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, तो ये हम अपने पेज के ऊपर भी लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें ये उस्मान का एक सवाल आया जी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। ये फीस पर सेमेस्टर है ये पूरे एमएस की, अकोमोडेशन वगैरह मिलाकर टोटल कितना खर्चा हो जाता है होल एमएस जी इस पर? सर ये जो फीस है ये पूरे पूरे डिग्री की है, कंप्लीट फीस है। ठीक है। और अकोमोडेशन जो है वो एक वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस होती हैं आपके पास अकोमोडेशन में। यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र करती है अकोमोडेशन, प्राइवेटली भी आप ले सकते हैं। हम्म, तो टिपिकली अगर आउटसाइड लंदन बात करेंगे तो फिर आपको अकोमोडेशन जो है अगर प्राइवेटली लेंगे तो अराउंड 300 टू 350 400 मैक्सिमम पर मंथ पे मिल जाएगी। और अगर लंदन में हैं आप तो फिर 500 से 600 के दरमियान में। और टोटल खर्चा इसको सिंपल लगा लें कि 6, अगर आप लंदन में हैं तो 600 आपका अकोमोडेशन का खर्चा है। अगर आप खाना वगैरह आपका नियरली 200 पाउंड का होता है जहाँ पे भी आप रहते हैं पर मंथ। हम्म, तो इसको मल्टीप्लाई कर लें 12 के साथ। लेकिन ये है कि इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उस पार्ट टाइम जॉब से आप अपना रहना और खाना पीना ये मैनेज कर सकते हैं। हम्म, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम खर्चे की बात करें तो खर्चा वही है जो आपका यूनिवर्सिटी की फ़ीस है प्लस वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। और एक बड़ा खर्चा जो है वो हेल्थ केयर सरचार्ज होता है जो आपने देना होता है आने से पहले। वो तकरीबन अभी अभी के लिए मेरा ख़्याल है कोई 500 पाउंड्स के आस-पास है। एक साल के लिए? 1 साल के लिए जी सर। वो उसमें फिर ये है कि आपके इट्स जस्ट फिर लाइक आप योर हेल्थ इंश्योरेंस। सर फिर आप एनएचएस की हेल्थ सर्विस ले सकते हैं हेल्थ उसमें। सर्विस ले सकते हैं। इट्स कंपलसरी इन कनाडा एज वेल, स्टूडेंट्स के जी। लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना जो है वो कंपलसरी है। सबा नवाज का सवाल है, दीज यूनिवर्सिटीज आर एप्लीकेबल फॉर पीएचडी कैंडिडेट। अभी हमने क्योंकि मास्टर्स को फोकस किया है, तो आर एप्लीकेबल फॉर पीएचडी कैंडिडेट्स, ये देखना पड़ेगा इन प्रोग्राम्स, इन यूनिवर्सिटीज में पीएचडी है तो लाजमी बात है जी, बिल्कुल हो सकता है। सर वंस अगेन फाइंड अ पीएचडी, हाँ, देखें वेबसाइट गूगल के आपने ऊपर। बताया। हाँ, फाइंड अ पीएचडी के ऊपर ढूंढें अच्छा जी, पीएचडी। अत्थर सिद्दीकी के बड़ा वैलिड क्वेश्चन है सर, इंस्टॉलमेंट भी होती है क्या फीस की, या फुल फीस पे करनी होती है? सर फीस के बारे में तो दोबारा मैं क्लैरिफाई कर लेता हूँ। फीस को समझे आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है जितनी भी फीस है। फर्स्ट आपने उसकी इंस्टॉलमेंट तब देनी है जब आपने कंडीशनल ऑफर आपको आ गई है। उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने तब देनी है जब अपने यूनिवर्सिटी ने आपको कैश इशू करना है। इसका मतलब है कि 50% ऑफ द फी जो है वो आपने पाकिस्तान से बैठे बैठे ही देनी है। ठीक है। 50% ऑफ होल कोर्स, होल पूरे कोर्स साल की की, फी, ठीक हो गया। पूरे साल की फीस में मतलब अगर से फॉर एग्जांपल 13,000 फी है तो नियरली 8,000 आप जो है वो पहले ही दे देंगे। उसके बाद फिर आपका वीज़ा लग जाएगा, आप यहाँ आ जाएंगे। तो अगली जो फीस है उसको आप यूजुअली मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप उसको दो इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम्म, तो और वो दोनों इंस्टॉलमेंट्स जो हैं से फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी डिग्री जो है वो सितंबर में ख़त्म होनी है तो वो उससे पहले ही आपसे फीस ले लेंगे। यूजुअली 3-4 महीने पहले ले लेते हैं। तो इसमें ये है कि ऑब्वियसली फ़ीस जो है वो 100% आपके पास। जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करें तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ़ीस आपके पास होनी चाहिए। हम्म। कोमल बलोच का बड़ा अच्छा सवाल है, हाउ मच चांसेस आर देयर फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट टू गेट सिटीजनशिप देयर लेटर वंस योर वीजा लिमिट इज ओवर? अच्छा सर, इसके अंदर आजकल एक जो इनका नया सिस्टम है वो ये है कि पोस्ट स्टडी वर्क आपको जब आप यहाँ से 1 ईयर की डिग्री करते हैं तो आपको 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का रीज़न ये है कि आप यहाँ पे जो है वो एक्सप्लोर करें अपनी ऑप्शंस और जॉब के लिए अप्लाई करें।
और उस जॉब के लिए आपको किसी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। आप वो बगैर स्पॉन्सरशिप के जॉब कर सकते हैं। और मोस्टली होता ये है कि मार्केट के अंदर मतलब पर्टिकुलरली आप हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं सारे लोग, अगर आप लोगों ने डीपीटी की हुई है तो। और वो आप जब यहाँ आएँगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोफ़ेशन की वर्थ क्या है। तो अंदाज़ा होगा कि भई वो बहुत अच्छा कोर्स कर लिया हमने। तो जब आप हाईली स्किल्ड प्रोफ़ेशनल होते हैं तो फिर आपने सिर्फ़ एक एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे क्लॉगिंग होती है, कि आप एक दफ़ा जब सिस्टम में घुस जाते हैं, आपने पहली मतलब सब ये बहुत ही लुक्रेटिव अपॉर्च्युनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कि आपको 2 इयर्स का टाइम मिलता है जिसके अंदर आप बगैर स्पॉन्सरशिप के लिए के ब बगैर स्पॉन्सरशिप के आप जॉब कर सकते हैं। तो एक दफ़ा जब आप सिस्टम में एंटर हो गए फिर हर कंपनी जो है वो दे वुड बी हैप्पी टू स्पॉन्सर यू। तो आजकल की सिचुएशन में मैं तो जो कन्वर्जन रेट मुझे अपने इर्द-गिर्द नज़र आ रहा है वो तो 100% है। मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जिसने जब यूके से डिग्री की हो और उसको ओ, जॉब ना मिली हो। ओ, और ठीक है। जहाँ तक स्पॉन्सर वो सिटीज़नशिप का पीआर का क कंसर्न है वो ये है कि अभी यहाँ पे 2 मेन रूट्स हैं। एक 5 ईयर रूट है, एक 10 ईयर रूट है। 10 ईयर का मतलब ये है कि आपने 10 ईयर लीगली अगर यूके में रिसाइड किया है इन व्हाटएवर कैपेसिटी, तो फिर आपको सिटीज़नशिप मिल जाए वो पीआर मिल जाती है। और 5 ईयर रूट ये है कि अगर आप हाइली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं और आपने 5 साल कंटिन्यूअस जॉब की है, तो उसके बाद आप पीआर ले सकते अच्छा जी, उस्मान का पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है कि फर्स्ट पार्ट फीस या सेकंड पार्ट फीस जमा करने के बाद भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, और अगर कोई इशू हो जाए तो क्या फीस सिक्योर रहती है या ज़ाया हो जाती है? हैं। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इन मुल्कों में कुछ नहीं ज़ाया होता। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। इसमें हाँ, सिर्फ़ एक क्लैरिफ़िकेशन मैं करना चाहता हूँ। अ, एक ना हमारे हमारी तरफ जो है ना वो कॉमन एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम बड़े तेज़ हैं और ये सारे बेवकूफ़ हैं। तो हम जो दिल करे वो कर सकते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सारे एजुकेशनल कंसल्टेंट्स के अंदर भी है कि वो आपको शॉर्टकट्स लगवाते हैं। और इसमें क्लैरिफ़िकेशन ये है कि आपकी यूजुअली आपकी फ़ीस ज़ाया नहीं होती। यूनिवर्सिटी आपकी फ़ीस वापस कर देती है। बिल्कुल। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेज़ के अंदर 100% वापस कर देती है। लेकिन सर्विस अगर चार्जेस अपने रख के। सर्विस चार्जेज़ वग़ैरह हुँ, रख के, प्रोसीड। अगर अगर आपने आपकी वीज़ा की रिजेक्शन फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन देने की वज़ह से हुई है, तो फिर आपको फ़ीस वापस नहीं होगी। हुँ, अगर रिजेक्शन लेटर पे लिखा गया कि आपने मिसरिप्रेजेंटेशन की है तब नहीं वापस होगी। मिसरिप्रेज़ेंटेशन की है, तो फिर आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। ये बड़ी खतरनाक लेकिन ये बात है कि इस तरह है। होता नहीं है, मतलब हाँ, होता नहीं है नहीं, ऐसे नहीं, कभी वो भी। निकल आते हैं, आईएलटीएस भी फेक निकल आते हैं, डिग्रियाँ भी फेक निकल आती हैं। अभी रिसेंटली एक जहाज़ भर के कनाडा से वापस गया एक हमसाया मुल्क के अंदर, जिनके पूरे जो है वो आईएलटीएस फेक निकल आए हैं, गूगल आप करिएगा, तो बड़ा वो मैंने मज़ेदार। देखा था सर। हाँ, पूरा वो मैंने जहाज़ ना पूरा पूरा वन जहाज़ वो ये हुआ ना क्लास के अंदर टीचर ने कोई इंग्लिश में बात की मामूली सी, वो कह रहा नो इंग्लिश, नो इंग्लिश। तो वो उसने कहा कि आपका तो आइल्स तो बड़ा अच्छा आया हुआ है। तो वो पता लगा वो एक ही कंसल्टेंट के थ्रू सारे आए हुए थे, और उसने सबका ही जो है ना एक ही कॉलेज में दाखिला कराया था, सबका ही आइल्स 12 छोड़े। अच्छा, फिजियो टी की क्वेश्चन है, काइंडली टेल मी अबाउट शोइंग बैंक स्टेटमेंट फॉर एमएससी फिजियोथेरेपी। ये अच्छा सर, बताएं जी। बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो आपकी फ़ीस अ, वो वाली अमाउंट प्लस अगर आप आउटसाइड लंदन हैं तो 20 91 9100 एंड समथिंग पाउंड्स हैं। अ, वो आपके पर ईयर का खर्चा, और ये दोनों चीज़ें मिला के जो है आपके पास आपके बैंक बैलेंस में होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी 10,000 फ़ीस है यूनिवर्सिटी की और उसमें से आपने 3,000 पहले पे कर दी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो रिमेनिंग जो है वो 7,000 अभी रहती है। तो वो हम्म, 7,000 और प्लस आपका 9126 मेरा ख़्याल होता है, 9126 पाउंड्स जो है ना, 9,126 पाउंड, वो आपके जो हैं वो अकाउंट में होने चाहिए। तो वो रफ़ली अगर एक बंदे के लिए देखें तो पाकिस्तानी तकरीबन कोई रफ़ली 30 से 35 लाख के दरमियान में आपकी स्टेटमेंट होती है अगर आप सिंगल बंदा अप्लाई कर रहा तो। ठीक हो गया। जस्ट टू बी ऑन द मु- सेफ साइड लोग 40 लाख तक कर लेते हैं। हम्म, मूसा खान, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। डज स्टडी सर्कल ऑफर स्टूडेंट्स हेल्प एंड गाइडलाइन विद फुली फंडेड स्कॉलरशिप इन यूके? मूसा, ये
बेटा हम लोगों ने जो है स्टडी सर्कल को एक हमारा ब्रेन चाइल्ड आइडिया था कि फिजियोथेरेपिस्ट को हम लोग जो है फैसिलिटेट करें, क्योंकि हम लोगों ने इस कम्युनिटी से जो कुछ कमाया हमने इसी प्रोफेशन से कमाया और अब हम पे बैक करना चाह रहे हैं अपनी कम्युनिटी को। तो इंशाल्लाह इस पे फ्यूचर में प्रोग्राम है फुली फंडेड का, करेंगे इंशाल्लाह। जो जो अपॉर्चुनिटीज होंगी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए उन सबको इंशाल्लाह अभी लेके चलना है हमने, ठीक है ना। अभी फॉरेन मैं नहीं कह सकता, अभी फौरी हम क्योंकि सिर्फ मास्टर्स प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं और पेड जो यूके के हैं और कनाडा के हैं उसके बाद इन चीज़ों पे ऑफर करेंगे, और सिर्फ यूके कनाडा नहीं हर मुल्क के लिए करेंगे। अच्छा जी, जॉब वीज़ा मिल जाएगा, ये पता नहीं किस आंखों से बात में चल रहा है। सर जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, उसमें आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब सिग्निफिकेंटली हायर होते हैं। आपको मिल जाती है जॉब और फिर जब आपको मिल जाती है तो फिर आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, तो एट अच्छा जी, दिस उस पॉइंट मिल सकती है। उस्मान जहांगीर सर, मैरिड कपल बोथ डीपीटी सीकिंग एमएस अप्लाई कर सकते हैं? क्यों कर नहीं कर सकते हैं, सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, एक ही क्लास में जाओ भाई, मजे ही मजे हैं, ठीक है ना। इससे अच्छी तो आइडिया कोई नहीं है, मियाँ बीवी दोनों एक ही क्लास में बैठे हैं। जो लेकिन सर जो इसमें जी जी, सॉरी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मैरिड हैं तो एक जो पार्टनर है दाखला वो एक डिग्री ओपन कर ले। मेरिट पे है। हाँ, एक वैसे आ जाए जो ले जी, एज अ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो सबसे पहले होना चाहिए था और हर स्टूडेंट्स की तरफ से कनाडा आने के लिए, तो मेरे पास तो जितनी क्यूरीज आती हैं उसमें यही सवाल होता है। तो ये अब आया, ये फिजियो टी ने किया, आइल्स टेस्ट इज नेसेसरी एंड हाउ मच फॉर ऑल एमएस विजिटर, हाउ मच बैंड होगा ये? जी सर इसमें ना इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपको एचसीपीसी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसके लिए भी आइल्स रिक्वायर्ड है। तो और वो आइल्स आपका होना चाहिए 7 विद नो कंपोनेंट लेस देन 6.5। तो ऑब्वियसली अगर आपने यूके में आना है और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस भी करनी है तो हमारा क्राइटेरिया तो वो है। इट डजंट मैटर कि यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम्पशन देती है, क्योंकि यहाँ पे कोविड की वजह से आइल्स नहीं हो रहा था। और बहुत सारी टेस्ट दे दिए। यूनिवर्सिटीज़ ने और टेस्ट दे दिए, और जो कि वो एक नया पोर्टल खुल गया। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपको ऑफर करती हैं कि आप डिफरेंट टाइप के टेस्ट दे दें या फिर एग्जाम्पशन भी दे देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके मैट्रिक और एफएससी के अंदर 70% से ज़्यादा नंबर है इंग्लिश में, तो वो भी B2 कंसिडर होता है, तो उसको भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ मान लेती हैं। तो लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने एचसीपीसी के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो मेरी रिकमेंडेशन तो ये होगी कि ऑब्वियसली क्योंकि आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आ रहे हैं और अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है तो आप यहाँ आके फिर बहुत तंग होंगे। हम्म। और ये ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर थोड़ी-सी मेहनत करें, 2-3 महीना मेहनत करके आप अच्छा, करके और उसको अब इम्प्रूव भी कर इसमें सकते हैं। ज़िमनी सवाल मेरे ज़हन में ये है कि एमएससी के बाद एचसीपीसी की रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है कि पहले एचसीपीसी की रजिस्ट्रेशन होगी तो एमएससी में दाखिला होगा? सर कुछ एमएससी कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होती है, पर्टिकुलरली ऐसे कोर्सेज़ जिसके अंदर उनका कोर्स का टच करना, पाथवे जो है वो क्लिनिकल हो। ठीक ठीक होगा। जैसे कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी में भी एमएससी क्लिनिकल फिजियोथेरेपी भी है, जो कि ऑफ़र सिर्फ़ उसी सिचुएशन में हो सकती है अगर आप एचसीपीसी रजिस्टर्ड हैं। इसी तरह से एडवांसिंग मैनुअल थेरेपी की डिग्रीज़ जो हैं वो हम्म, भी एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं होती। हम्म, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डिग्रीज़ जो हैं वो बगैर एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन के हो जाती हैं, और एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका एमएससी होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने डीपीटी की डिग्री के बेसिस के ऊपर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर हाँ, सकते हैं। मैं सिर्फ और ये सर चाह रहा था। एक जी जी, आप बात पूरी करें। सर एक लास्ट वो मुदस्सिर वाला क्वेश्चन जो था उसको मैं दोबारा कर लूँ कि अ, अगर आप एचसीपीसी के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे पाकिस्तान से करें, चाहे यूके से करें, प्रोसेस आपका बिल्कुल सेम है। एज़ एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट आपने अप्लाई करना है, टाइम भी सेम ही लगता है, 6 से 8 महीने जैसे हमने डिस्कस किया था। अच्छा, मेरा ज़िमनी सवाल ये था कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको बगैर आइल्स के एडमिशन दे रही है और बच्चा आ जाता है, पढ़ लेता है, उस मास्टर डिग्री के दौरान ज़ाहिर बात है उसका एक्सपोज़र भी होगा सराउंडिंग्स में जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग होंगे, तो उसकी यानी काफ़ी चीज़ें, लिसनिंग बेहतर होगी, स्पीकिंग बेहतर होगी, ठीक है, तो उसके बाद वो आइल्स कर ले तो ये उसके लिए ज़्यादा आसान है। लेकिन इसमें ख़तरा ये है कि कल को आइल्स वो कर ही ना सके, तो फिर उसकी वो मास्टर डिग्री भी कनाडा के अंदर तो यूज़ नहीं हो सकती। इज़ इट सो? अ, सर यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट है सिचुएशन। अगर आपने
यहाँ से यूके से मास्टर डिग्री कंप्लीट करके पास कर ली है, तो हम्म, इसका मतलब है कि आप प्रोफिशिएंट हैं इंग्लिश में, क्योंकि अदरवाइज आपकी पास नहीं होगी। और ये रियल जो हाँ है वो फैक्चुअल फैक्ट है, रियल ठीक टाइम है। बात है, इफेक्टिव बात है कि हम्म, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपकी डिग्री पास नहीं होगी। तो रूल भी यही है कि अगर आप एमएससी डिग्री यहाँ से कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब है आप प्रोफिशिएंट हम्म। हैं इंग्लिश के अंदर। और फिर ये है कि मतलब एच ये रूल एस सी पी सी एग्जाम्प्ट करती है? सर उन्होंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन लोगों को एग्जम्पशंस मिली हैं। मिली है। मतलब ये कहीं वो बताते नहीं है, लेकिन लोगों ने अप्लाई किया है एमएससी हाँ। की डिग्री के बाद या डिग्री के दौरान, हम्म। और उनको बगैर आइल्स के जो है वो रजिस्ट्रेशन मिली है। हाँ, इसमें क्या है, अमेरिका की कई स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन के लिए, एलिजिबल फॉर टेस्ट के लिए आपको टोफल करना पड़ता है, लेकिन किसी ने अमेरिका से कोई डिग्री या चारों मुल्कों से कोई भी डिग्री की हो फिजियोथेरेपी में, तो वो एग्जामिशन मिल जाती है। अच्छा, एक और है जी, पार्टनर ब्रैकेट में हस्बैंड और वाइफ विद नॉन डीपीटी, उसे भी किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी जो साथ जा रहा है? सर जो पार्टनर होता है उसके लिए 6,120 आपने जो है वो शो करने हैं। अगर आपका कोई अगर आपका बच्चा है कोई साथ में, उसके लिए भी एडिशनली 6,120 जो हैं आपकी स्टेटमेंट में होने चाहिए। जितने लोग होंगे उतने 6,120 का जो है वो मल्टीपल ऐड हो जाएगा, हम्म, 6,000 पाउंड। ठीक है। अत्थर का सवाल है कि आप लोग शेंजन वीज़ा के बारे में भी इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल अत्थर, इंशाल्लाह शेंजन वीज़ा का भी करेंगे। नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, हर जगह पे हमारे क्लास फेलोज सीनियर जूनियर मौजूद हैं। स्वीडन में भी हैं, नॉर्वे में भी हैं, अभी अहमद स्वेब जो है वो नीदरलैंड में था, ताइवान में है, कोरिया में है, जापान में है, हर जगह से इंशाल्लाह लाइव सेशन करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट के। जर्मनी में सर काफ़ी से लोग हैं हाँ, जर्मनी फिजियोथेरेपिस्ट। में काफ़ी सारे हैं और एजुकेशन भी फ्री है वहाँ पे। अच्छा जी, कोमल बलोच का जी, सर कैन यू मेंशन बेस्ट एमएस प्रोग्राम वन शुड अप्लाई बाय कीपिंग व्यू फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ डीपीटी? वो तो जाहिर ही बात है, असबर कहेगा मेरी यूनिवर्सिटी से करो। सर सर इसमें वही वाला दोबारा से जो है वो व्यू मेरा वही है कि आप देखें कि हाँ, आप अपने कैरियर के साथ क्या करना चाहते हैं। एमएससी मतलब सेफेस्ट ऑप्शन है एडवांसिंग फिजियोथेरेपी में करें। एडवांसिंग फिजियोथेरेपी में आप अपनी स्पेशलिटी चूज कर सकते हम्म। ये एक कमेंट जो है, वेरी मच नीडेड कमेंट आया है अहमद सदीकी का। वेल डन सर, यू गाइस आर डूइंग गुड जॉब, कीप इट अप। बहुत शुक्रिया अहमद। तो हमारे वेल वेल विशिंग और दुआओं के लिए। पार्टनर की जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है जी? पार्टनर की जॉब हैं। अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है जी हमसे, क्योंकि वो ओपन वर्क सर परमिट पे होता है। इसमें होता ये है कि अगर आप एज अ डिपेंडेंट ऑफ अ टीयर 4 स्टूडेंट आते हैं, तो आपका जो पार्टनर जो डिपेंडेंट होता है वो फुल टाइम काम कर सकता है 40 आवर्स। और मतलब मोस्टली जैसे कुछ लोगों की मेरे से बात हुई थी, तो मैं अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि वाइफ को आप जो है वो डिग्री में एडमिशन दिलवा दें और आप हाँ, खुद खुद साथ आ जाएं। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि फिर क्योंकि मेल के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आप ज़रा, क्योंकि आप पाकिस्तान में भी ज़ाहिर बात है फिरने फिराने के आदी होते हैं, तो यहाँ पे भी आप फुल टाइम जॉब जो है वो, क्योंकि और जॉब्स करनी होती हैं हमारे आम तौर पे जब आप और जॉब कर पाकिस्तान में ना, हम एक पर्टिकुलरली जो हमारे से हमारे जानने वाले जितने भी लोग हैं या जो लोग डीपीटी करते हैं एफ्लुएंट फैमिली से होते हैं, तो जिसको कहते हैं अफसरों वाली ज़िंदगी गुजारी होती है। तो यहाँ आके थोड़ा-सा जब ऑड जॉब करनी होती है तो एक दफ़ा एक कल्चरल और साइकोलॉजिकल शॉक लगता है आपको, आते साथ ही। तो लेकिन ये है कि थोड़ा-सा टाइम लगता है, 15-20 दिन आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर आप पार्टनर्स हैं, आप आना चाहते हैं, तो एक बंदा जो है वो फुल टाइम जॉब कर सकता है और उससे हम्म। ऑब्वियसली फाइनेंशियली सिग्निफिकेंटली आपको हेल्प हो जाती है। अच्छा जी, उस्मान जहांगीर के पार्टनर एंड आई इफ आर बोथ डीपीटी अप्लाइंग एमएससी, इज इट पॉसिबल काइंडली? यार इसमें उस्मान रिकमेंडेड ये है कि एक बंदा पहले जॉब स्टडी करे और दूसरा कमाए, और उसके बाद देखें आराम से रजिस्ट्रेशन तो दोनों की हो जाएगी, एक एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम करे। क्यों जी? असबर क्या कहते हैं आप? जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको जॉब लेने के लिए एमएससी की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी जॉब ले सकते हैं। यहाँ पे आके एक बंदा एमएससी कर ले, क्योंकि
एमएससी करने का प्राइमरी मकसद जो है वो यही होता है कि यहाँ आ जाना, ऑन शोर आ जाना। और अगली इम्पोर्टेंट बात ये है कि से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ जो कि स्पॉन्सर करता हूँ, तो मेरे लिए एक बंदा जो कि ऑलरेडी यूके में मौजूद है, उसका 1 साल पहले ही वीज़ा अप्रूव हुआ है। मुझे उसको स्पॉन्सर करना जो है वो मेरे लिए कम रिस्क वाला काम है एज़ कम्पेयर टू कि मैं पाकिस्तान से किसी को स्पॉन्सर करूँ और फिर उसके बाद यहाँ से बिलॉन्ग हो सकता है उसका किसी भी बेसिस के ऊपर वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो यूके में होना, यहाँ पे प्रेज़ेंट होना, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर है आपका जॉब लेने के मामले में और बड़ा हेल्प करता है ये चीज़ फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। फिजियोटी का सर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन बिकॉज स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है टू फॉरेन स्टडीज़ कोई ठीक से गाइड नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उस्मान जहांगीर का जी ग्रेट सर। अच्छा जी, चिकनी चंबेली थैंक यू सो मच फॉर सच अ फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन। अच्छा ये मैं मेंशन करूंगा अपने ऑडियंस को कि ये जो है हमारा अभी पहला सेशन है और ये इंशाल्लाह अब सिलसिला चलेगा। तो आप लोग जो हेल्प कर सकते हैं वो एक तो यही है कि अप्रिसिएशन है जो आप लोग कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, हम लोगों की ये जिम्मेदारी है इखलाक का। इसको मैक्सिमम शेयर करें वीडियो को। और आपके सवाल जो हैं सवाल मुझे हमारा जो इस पेज के ऊपर स्टडी सर्कल का पेज ज्वाइन कर लें। इसके सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स डाल रहे हैं। अब इसमें आप हमें सवाल भेजा करेंगे और हम फ़ौरन छोटी सी वीडियो की सूरत में जवाब दिया करेंगे आज के बाद ना इंशाल्लाह टिकटॉक के ऊपर बना के, और या वहाँ से फिर डाउनलोड करके हम यहाँ कर देंगे। ठीक है ना? तो आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा इंशाल्लाह, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, जो एक्सपर्ट होगा उससे मिलेगा। आज आपने देखा है कि मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया जो मुझे नहीं पता था। असबर इज द राइट पर्सन फॉर यूके, ही इज सिटिंग इन इंग्लैंड एंड ही हैज डन हिज मास्टर डिग्री फ्रॉम इंग्लैंड। तो असबर का काम था आज। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो कनाडा का होगा, उसमें मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा सारे। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे अभी ये लास्ट सवाल था तो वो मैंने जवाब इसीलिए दे दिया, अदरवाइज वो भी मेरी डोमेन नहीं थी। तो हम इंशाल्लाह पूछ पूछ के जहाँ से आपका सवालों के जवाब मिलेंगे आपको देंगे। अच्छा जी, एहसान का है जी, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम द जूनियर सर, नेक्स्ट सेशन भी संडे को ही रखिएगा, जज़ाकल्लाह। एहसान साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि असबर के पास इंग्लैंड में सुबह 7 बजे हुए हैं और मेरे पास रात के 2 बजे हुए थे। इस टाइम 3:30 हो रहे हैं यहाँ कनाडा के अंदर। पूरा कनाडा सो रहा है और एक बंदा जाग रहा है। ठीक है, और मेरा दिन भी बड़ा हेक्टिक गुजरा और बड़ी मुश्किल से 3 जगह पे अलार्म लगा के मैंने कहा पता नहीं उठा जाएगा कि नहीं उठा जाएगा। तो अच्छा, एक अली रज़ा का सवाल है, यूके या इंग्लैंड? अली आपके लिए कनाडा मैंने जगह बुक की हुई है भाई, आप इधर आओ जल्दी जल्दी। ठीक है ना? आई एम अच्छा जी, आई एम बीडीएस इन इंडिया, कैन आई ज्वाइन एज एमडी मेडिसिन इन यूके और पाकिस्तान? ये आप हमें इनबॉक्स करिएगा, इसका हम सवाल आपको बाद में देंगे सर। कोई वेबसाइट बना लें जहाँ पे क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, हमें आंसर मिल जाए और बाकी सब लोगों को क्वेश्चन आंसर मिल जाए। भाई ये फेसबुक पेज जो है ना, इस पे आप हमें क्वेश्चन भेजें। ठीक है ना? आपके क्वेश्चंस के साथ इसी तरह हम टैग करके इसके आंसर्स की वीडियो लॉन्च किया करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, while doing MSc in UK Canada what kind of job opportunities are available for the students? बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है भाई, कोई टेंशन नहीं है, जॉब की कोई टेंशन नहीं है स्टडी के दौरान। असपर आप इसमें कुछ ऐड सर करना इसमें चाहेंगे? थोड़ा सा एक्सपैंड मैं कर देता हूँ। जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया था, मैंने पाकिस्तान से एससीपीसी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, लेकिन वो कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। तो कुछ महीने जो है मैंने और जॉब की थी। तो ऑब्वियसली अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप और जॉब करेंगे। और जॉब सुपरमार्केट्स में हो सकती है, और जॉब फास्ट फूड चेन्स में हो सकती है, और जॉब वेयर हाउसेस के अंदर हो सकती है, और जॉब सिक्योरिटी की हो सकती है एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं और जॉब की, और मोस्टली बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, आप कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि फिर उसके कुछ महीनों के बाद मेरी एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन आ गई थी, और फिर जो है जो पार्ट टाइम जॉब है वो भी मैंने एज अ फिजियोथेरेपिस्ट स्टार्ट कर दी। हम्म। तो तो डिपेंड करता है अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है। एक्सीपीसी की। ठीक है। जी सर। अच्छा जी, 437 9
मैं चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दें जिसमें क्वेश्चन बच्चे डायरेक्ट भेज सकें। जी सर। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग जो कुछ शेयर करेंगे, अपना क्वेश्चन लिख के भेजेंगे, हम उसको जवाब जो है, ये मैंने बहुत ईज़ी कर दिया, वेबसाइट पे भी भेजने की ज़रूरत नहीं क्यूरीज़ आपको, ठीक है ना? ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इसमें आप लोग जो भी सवाल करेंगे, उसको हम आपको वीडियो की सूरत में उसका जवाब दे दिया करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कमेंट है जी, इकरा रहमान, वेल डन सर, हाईली एप्रिशिएटेड। अच्छा जी, जेनिफर है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा ये है जी जेनिफर का, सर मोस्टली पीपल से पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी का कोई स्कोप का ओ स्कोप, आई एम डूइंग फ्रॉम यूएल। जी आपकी जूनियर आई हैं, नहीं आप, हाँ हमारी भी जूनियर है। आई एम प्लेस ऑफ आल्सो वर्क डूइंग, की जो। आई नो, आई एम डूइंग माय पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो मेरी तो भाई, मेरा तो इदारा है भाई सर मैं इसमें ना एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ऑब्वियसली मार्केट डायनामिक्स जो है वो अफेक्ट करती हैं हर चीज़ को। अगर फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा होंगे, जॉब्स कम होंगी, ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल लगेगा जॉब लेना। लेकिन एक चीज़ जो यंग प्रोफेशनल्स हैं मैं उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना वो ट्रूली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई रेगुलेशन है नहीं। तो जो आपकी जॉब मार्केट है और जो प्रोफेशनल मार्केट है वो अपने आप को खुद ही से रेगुलेट करती है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखें अगर फिजियोथेरेपी एज़ अ डिग्री इम्पोर्टेंट ना होती तो ख़त्म हो जाती, एग्ज़िस्ट करना बंद कर देती। अगर फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर ज़रूरत ना होती, तो फिजियोथेरेपिस्ट बनने ही बंद हो जाते। और अगर इतना ही मसला ख़राब होता तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में इतने सारे लोग एडमिशन नहीं ले रहे होते, ठीक है? तो वो कुछ लोगों का पर्सनल ओपिनियन के ऊपर जो है ना अपना डिसीजंस नहीं बनाएँ। आपकी फ़ील्ड जो है वो वेल रिस्पेक्टेड है, आप जो हैं वो हाइली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं और डिपेंडिंग कि अगर आप वाक़ई पढ़ते हैं क्योंकि बगैर पढ़े भी डीपीटी आप कर सकते हैं पाकिस्तान से। तो तो इसमें ये है कि एज़ अ प्रोफ़ेशन बुरा प्रोफ़ेशन नहीं है, क्योंकि मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी वाइफ़ जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर है, मेरा छोटा भाई जो है वो भी एमबीबीएस डॉक्टर है। और जैसे मैं जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वैसे ही मेरी वाइफ़ भी स्ट्रगल कर रही थी जॉब के लिए। और मतलब केई से एमबीबीएस किया हुआ था उसने। मेरे भाई ने साहिवाल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है। उसको 6 महीने हो गए हुए हैं, पाकिस्तान में जॉब नहीं मिली उसको, ठीक है? तो सिमिलरली अब मसला ये है कि पाकिस्तान में डीपीटी ग्रेजुएट को जॉब ना मिले तो वो शोर मचा देता है, ठीक है? देखें अपने इर्द-गिर्द आपके अपने क्लास फेलोज़ एमबीबीएस करके बैठे होंगे, जॉब नहीं मिल रही। वो तो जब मार्केट सारी एक जैसी होगी तो फिर उसमें तो आप सारे इकट्ठे खड़े हैं ना। हम्म, अच्छा जी, हम सेशन ख़त्म करना चाह रहे थे लेकिन कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन आ गए हैं, मुख्तसर से जवाब दे देते हैं। जी सर। सर यूके की कौंसल रजिस्ट्रेशन और पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी पेप्टा की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इसके बारे में बता दें। नहीं, ये हम अभी पेप्टा के बारे में कुछ नहीं बताने लगे रजिस्ट्रेशन। सर एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लगेगा, इजीली हो जाती है, मुश्किल होती है, सर डीपीटी डिग्री हो जाए या मास्टर्स? ये बड़ा सिंपल सा असबर 4 दफ़ा बता चुका है, आप दोबारा वीडियो देखिएगा, सिंपल है, ग्रेजुएशन की बेस पे हो जाती है, 8 महीने टाइम लगता है, मुझे भी याद हो गया। और सर मेरी मोस्टली फैमिली भी ब्रिटिश है, फ्रॉम यूके एंड दे लिव ग्लासगो, सो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में एमएस करना। आप जेनिफर इनबॉक्स करिएगा, मैं इंशाल्लाह सर्च करके आपको बताएँगे। ठीक है, दैट्स गुड। जेनिफर कह रही हैं कि आई एम आल्सो पार्ट ऑफ स्टूडेंट फोकस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। बहुत अच्छी बात है जी। बहुत असबर अच्छी पहले बात है जी। असबर पहले प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट फोकस के और मैं पैटर्न था। और बड़े सर कलील पहले वसाइल पैटर्न के थे, साथ बिल्कुल। बड़ी गुर्बत में हमने स्टूडेंट फोकस शुरू की थी। हमारे पास फोटोकॉपियों के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जमा होते थे। हमने फोटोकॉपियों से हमने न्यूज़ लेटर शुरू किए थे, और वो शिराज बेचारा वो भी इसी तरह मेहनत कर करके हमने बड़ी जूतियाँ घिसाई हुई हैं। तो बहरहाल इनकी मेहनत थी ज़्यादा, ये स्टूडेंट थे, मैं तो ग्रेजुएट हो चुका हुआ था। नहीं तो सर आपने बहुत सपोर्ट किया था, हमेशा से हाँ, ही किया है स्टूडेंट और फोकस को। स्पोर्ट ऐसे, यानी जब सब आपके सराउंडिंग में डिस्करेजिंग हो और रोक रहे हो, तो उस टाइम में स्पोर्ट ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी सर, सबसे बड़ी बिल्कुल। चीज़ जो होती है वो मॉरल सपोर्ट होती है, इसमें कोई शक नहीं है।
तो मेरा नहीं ख्याल कोई सवाल रह गया। अच्छा, अब हम जो इस डिग्री के बारे में जो आपसे हमने शेयर की थी, इसको हम पोस्ट करेंगे अपने फेसबुक पेज पे आज। लेकिन आज आप लोगों ने सब ने इसको अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर करना है इस वीडियो को, ताकि मैक्सिमम जो है नॉलेज जो है शेयरिंग जो है वो हो जाए। तो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम करेंगे, ठीक है। और अभी कुछ घंटों के बाद शेयरिंग होगी, क्योंकि रात के 3:40 हो गए हैं यहाँ कनाडा में। सोऊंगा, उठूंगा, उसके बाद देखूंगा। ठीक है असबर, इजाजत लें जी। ठीक ठीक है है, सर, थैंक यू सो ठीक मच, है। आप सब लोगों ने ओके, टाइम हाँ, निकाला। आप सबने टाइम निकाला जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।